Hello, students. Today, we will discuss a chapter named Chemical Reaction and Equation, that is a chapter of class 10th. And देखिए, ये चैप्टर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ और बेसिकली ये चैप्टर मैं सीबीसी लेवल पे डिस्कस करूंगा, है ना। तो इसमें बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बेसिकली रिवीजन पर्पस से बनाई गई वीडियो, ठीक है। तो पहले से आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको और अच्छे से समझ आएंगी चीजें, ठीक है। तो आप और नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर भी समझ आएंगे भाई। देखो वीडियो तो सभी के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं जिस सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ वो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ। और अगर आप चाहो तो मुझे अगर कोई आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे ये अपने मेरे सोशल मीडिया हैं, इन पे आप फॉलो कर सकते हो और अपने डाउट और सजेशंस मुझे दे सकते हो ताकि मैं आने वाले वीडियोस जो हैं वो आपके लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी मैं चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो चूज करता हूँ वो है आपका सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड देयर केमिकल फॉर्मूला। मतलब कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड लिखे हुए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनके फॉर्मूला आप सभी को पता होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर फॉर्मूला पता होंगे तो आप केमिकल रिएक्शंस को आराम से समझ पाओगे, चाहे वो इस चैप्टर की हो चाहे वो आने वाले चैप्टर की हो, है ना। तो ये कुछ कंपाउंड है, जैसे ये कुछ एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन। तो इन सभी के बारे में आपको इनके सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन देखो गैस है हमारे पास ना। फ्लोरीन जो है वो एक गैस होती है, बट वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उस गैसीय स्टेट में, तो ये पता होना चाहिए। देखो फ्लोरीन जो है F2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्लोरीन Cl2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। ऐसे ब्रोमीन जो है वो Br2 जो होता है वो लिक्विड होता है तो Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयोडीन को I2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को N2, फास्फोरस को P, देखो P4 भी होता है लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली P आप लिख सकते हो। सल्फर को आप S लिख सकते हो, कार्बन को आप लिख सकते हो C। तो इस तरीके से इन सभी एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो देखो भाई मेटल्स हमारे पास सोडियम हो गया तो सोडियम को Na की फॉर्म में, पोटेशियम को K, कैल्शियम को Ca, मैग्नीशियम को Mg, एल्यूमिनियम को, जिसमें आई गायब है तो आई जोड़ देते हैं इसमें, तो यहाँ पे Al की फॉर्म में जिंक जो है Zn लिख सकते हैं, कॉपर जो है वो Cu लिखते हैं, आयरन को Fe लिखते हैं, सिल्वर को Ag लिखते हैं। कई सारे और एलिमेंट्स भी हैं लेकिन आपको ये बेसिक तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। और भी हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, वाटर, स्टीम या आइस, तीनों का बेटा सेम फॉर्मूला होता है H2O, H2O एंड H2O। अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंस कहाँ आएगा, तो डिफरेंस इनकी फिजिकल स्टेट में आता है। वाटर एक लिक्विड होता है, स्टीम एक गैस होता है और आइस एक सॉलिड होता है, ठीक है। जबकि हम ड्राई आइस की बात करते हैं, नाम सिमिलर लगता है लेकिन अंतर है। देखो ड्राई आइस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है तो उसको CO2 सॉलिड यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है आग को बुझाने के पर्पज से, ऑब्वियसली। अगर मैं लिथियम सॉरी क्विक लाइम की बात करता हूँ तो क्विक लाइम आपने सुना होगा, CaO सॉलिड। ये क्या होता है, क्विक लाइम होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। एक स्नेक लाइम भी होता है जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दोनों साथ में नहीं लिखे, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, तो दोनों साथ में मैंने इसलिए नहीं लिखे यहाँ पर, ठीक है। लाइमस्टोन की अगर मैं बात करता हूँ उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, तो ये आपका सॉलिड स्टेट में होगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है। कॉस्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली ये आपका कॉस्टिक सोडा हो गया। वॉशिंग सोडा आपके पास सोडियम कार्बोनेट होता है, डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट लिखा होगा तो उसको आप वॉशिंग सोडा नहीं बोलोगे, वो आपका क्या होगा, सोडा ऐश होता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब Na2CO3.10H2O। पीओपी की बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला क्या होता है भाई, पीओपी का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O और इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। नाउ जिप्सम की हम बात करते हैं तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O, मतलब आपके पास कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका नाम होता है, ठीक है। डेड बर्न प्लास्टर की बात करते हैं, जब जिप्सम को हीट किया जाता है, एक्सेस में हीट कर दे, बहुत ज्यादा हीट कर दे, तो आपके पास पीओपी रेडी नहीं होता, उससे डेड बर्न प्लास्टर बनता है जिसका फॉर्मूला होगा CaSO4। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। और अभी कंपाउंड खत्म नहीं हुए, और भी कुछ कंपाउंड, तो ध्यान से देखिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो ये गैस है, आप जानते ही हो। तो यहाँ पर डाई जो वर्ड है उसका मतलब होता है दो, है ना। मोनो मतलब होता है वन। ऐसी ट्राई वर्ड अगर कहीं आया तो भाई इसका मतलब होता है थ्री। टेट्रा मतलब चार। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होगा, CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब CO। ऐसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन दो है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 हो गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3 हो गया, है ना।
अमोनिया, देखो इसका कोई सिस्टमेटिक नेम नहीं है, अमोनिया अमोनिया ही होता है, NH3 होता है ना। मीथेन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा CH4। इथेनॉल कहाँ यूज होता है, सैनिटाइजर सुना होगा आप लोगों ने, तो C2H5OH, ये आपका सैनिटाइजर में इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूकोज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी का एक सोर्स होता है ग्लूकोज, हमारी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज पाया जाता है, स्टोर किया जाता है ऑब्वियसली अलग अलग फॉर्म्स में, ग्लाइकोजन आपने सुना होगा। तो ग्लूकोज जो है आपके पास, इसका फॉर्मूला होगा C6H12O6। अगर मैं बात करता हूँ एसिटिक एसिड की, विनेगर नाम तो सुना ही होगा, विनेगर के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3COH, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है भैया, देखो आपने कभी मधुमक्खी से डंक खाया हो या चींटी से डंक खाया हो, तो उनके उनके डंक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है, स्टिंग के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है, उसी को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। केन शुगर की बात करते हैं, चीनी तो खाते ही हो, चीनी के डायबिटीज के केस तो इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीनी जो है, हर एक शुगर, जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, जो नॉर्मली यूज करते हो शुगर, सुक्रोज, तो वो केन शुगर है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, इसी तरह लाफिंग गैस की मैं बात करता हूँ, आज की डेट में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, तो डिप्रेशन से निपटने के लिए कई जगह पे लाफिंग गैस थेरेपी दी जाती है। तो लाफिंग गैस क्या होती है, N2O। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, इनके फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिए। आई होप ये सबको पहले से पता होंगे, नहीं पता है तो ठीक है भाई, आप लोगों को कुछ नया पता चला है। हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो हम सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, तो हमारे पास, तो इसको समझने से पहले आप ये समझो फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है। तो भाई फिजिकल चेंजेस आप लोगों ने पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, तो आपने सीखा होगा कि वहां पर एक ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। भाई देखो, अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, वाटर जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाए स्टीम के अंदर, तो ये एक फिजिकल चेंज है। अगर मैं बोलूँ भाई मेरे पास आइस है, वो वाटर वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये फिजिकल चेंज है ना। तो यहाँ पर कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, उसका फॉर्मुला चेंज नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया भी, आइस का फॉर्मुला होता है H2O, वाटर का भी फॉर्मुला होता है H2O, वाटर का फॉर्मुला होता है H2O, स्टीम का भी फॉर्मुला होता है H2O, तो इनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जैसे कार्बन को कभी बर्न करो, पेपर को बर्न करो, कार्बन को बर्न करो, तो कार्बन को बर्न करने से क्या निकलती है, CO2 निकलती है। अब ये C और ये CO2, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कार्बन जो है वो एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्यूल को बुझाने वाले सब्सटेंस की तरह काम करता है। भाई देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इस्तेमाल की जाती है ना, क्योंकि वो क्या करता है, जब भी जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, तो जलती हुई मोमबत्ती को अगर आपको सपोज मान लो कि रोकना है जलने से, तो आप इसकी ऑक्सीजन सप्लाई को कट करने के लिए CO2 का इस्तेमाल कर सकते हो। CO2 एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, पढ़ा है ना आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में। तो यहाँ पर आप ये समझो कि CO2 क्या है, आपके पास बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है, कार्बन बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है, तो ये बिल्कुल ही मतलब एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाकी मैं समझाऊंगा और अच्छे से आगे, हम इस चैप्टर में तो यही चीज पढ़ने वाले हैं कि भाई सिंबॉलिकली कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑब्वियसली आप में से काफी लोगों को पहले से आता है, लेकिन यहाँ पर हम पहले उन रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। जैसे आप देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ वुड हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कुकिंग ऑफ एग। भाई रस्टिंग, एक बार अगर आयरन में जंक लग गया, तो एक बार जंक लग गया तो वापस थोड़ी ला सकते हो उस आयरन को, आपको क्या करना पड़ेगा, पेंट से उसको रोकना पड़ेगा। ऐसे अगर आपने एक बार वुड को बर्न कर दिया, तो ऐश जनरेट होती है, ऐश से वापस थोड़ी वुड को ला सकते हो। भाई वुड जो है वो तो फ्यूल की तरह काम करेगा, लेकिन एक बार ऐश बन गया तो उसको थोड़ी दोबारा जला सकते हो, इग्नाइट थोड़ी कर सकते हो उसको। मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं, भाई खाना एक बार खा लिया तो दोबारा, मतलब देखो उस खाने का यूज थोड़ी हो सकता है, मतलब एक बार जो पचा हुआ खाना है वो थोड़ी यूज हो सकता है दोबारा। कुकिंग ऑफ एग हो गया, अगर एक बार एग अंडे को उबाल दिया तो वापस थोड़ी अंडे को मतलब बना सकते हो, वापस उसी फॉर्म में थोड़ी लेके आ सकते हो, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं देखो, जो नॉर्मल आप केमिकल रिएक्शंस देखते हो। अब यहाँ पर आप अगर किसी को बताना चाहते हो, भाई देखो, आप बोलोगे भाई मेरे पास वुड थी, मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया, वो आपका ऐश में कन्वर्ट हो गई, तो ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट हो गई। अब वो स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करे, मतलब हाउ टू कन्वर्ट ए केमिकल रिएक्शन इनटू केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। भाई मेरे को इस चीज को कराने के लिए कुछ इक्वेशंस की कुछ क्वेश्चंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन की मदद से आपको समझाऊंगा। जैसे आप इन क्वेश्चन में देख सकते हो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन देन बैलेंस देम। मतलब बोलता है कि हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, उनको आपको क्या करना है कि केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है पहले तो, और फिर उसको बैलेंस करना है। इसको करने के 3 मेजर स्टेप हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर एक वर्ड इक्वेशन लिखोगे। एक वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, उसको स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, है ना।
बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। अब अंतर क्या है तीनों चीजों में? देखो वर्ड इक्वेशन में क्या है, हम लोग सिंपल, जैसे आपने अभी अभी यहाँ पे स्टेटमेंट देखी ना, उसी स्टेटमेंट की फॉर्म, उसी स्टेटमेंट को एक इक्वेशन की फॉर्म दे देंगे, तो आपके पास एक वर्ड इक्वेशन हो गया जिसमें आपने फॉर्मूला नहीं लिखा किसी भी स्पीशीज का। हाँ, अगर आप उसका फॉर्मूला लिख देते हो हर एक स्पीशीज का, तो वो स्केलेटल इक्वेशन हो जाएगा। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। समटाइम बैलेंस भी, देखो समटाइम्स तो ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, जिसमें आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। फिर आप उस स्केलेटल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हो एक बैलेंस इक्वेशन के अंदर, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। तो अभी मैं समझाऊंगा कि ये होता क्या है एक्चुअली में। तो आपको सबसे पहले एक वर्ड इक्वेशन लानी है। तो वर्ड इक्वेशन कैसे लाएं? भाई देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ दो तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, एक होंगे रिएक्टेंट, एक होंगे प्रोडक्ट। आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन होती है नाइट्रोजन के साथ और अमोनिया फॉर्म करती है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग स्पीशीज हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है, और ये फॉर्म मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है, तो प्रोड्यूस करिए अमोनिया। इसका मतलब कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस जो हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस हमारी क्या है? हमारा रिएक्टेंट का पार्ट है ना। और हमारे पास जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है, अमोनिया आपके पास क्या है? एक प्रोडक्ट का पार्ट है। अब एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से सेपरेट करने के लिए ये जो एरो लगाया मैंने, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एरो क्या करता है? एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से सेपरेट करने का काम करता है। इसकी जगह पे आप कुछ ऐसे नहीं, इक्वल टू साइन यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इक्वल टू साइन का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर है, तो वो चीज बराबर थोड़ी है। यहाँ पर रिएक्टेंट एक अलग स्पीशीज है, एक प्रोडक्ट अलग स्पीशीज है। रिएक्टेंट एक बार अगर कंबाइन हो गया तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, अब प्रोडक्ट जो है वापस जो है रिएक्टेंट में थोड़ी जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज, ये एरो जो है ये सिग्निफाई करता है कि हमारे पास रिएक्शन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो आप पीछे देख सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है N2, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब आप इस इक्वेशन में अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगाओगे तो वो फॉलो नहीं होगा। तो ऐसी इक्वेशन को एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट कभी भी मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा इस केमिकल इक्वेशन में। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए? तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होगा? रैंडमली हम लोग क्या करेंगे? एलिमेंट्स को यहाँ पर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनको लेफ्ट राइट साइड बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट इसके लिए हम लोग रैंडम मेथड ना यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि देखो अगर आप रैंडम मेथड यूज करोगे तो हो सकता है कहीं किसी इक्वेशन में अटक जाओ। तो आप क्या करो, एक ऑर्डर को फॉलो करो। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करो, फिर आप नॉन मेटल को बैलेंस करिए। नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद देखो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर आप यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे और ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे पहले मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल आप फाइंड आउट करो। तो नॉन मेटल में तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, बट हाइड्रोजन को तो लास्ट में लेना है, तो आप नाइट्रोजन को पहले लिखोगे और फिर हाइड्रोजन को लिखोगे। यहाँ पर नाइट्रोजन को पहले लिखोगे, हाइड्रोजन को पहले बाद में लिखोगे। तो यहाँ पर ये आपके पास मैंने रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड बना दी है। अब इसमें काउंट करो आपके पास नाइट्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितना है 2। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे 1 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 3। अब मुझे कैसे पता चला इनका नंबर क्या होगा? तो देखो यार सिंपल सीधी बात है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट होगा एक्स, कोई भी एलिमेंट एक्स, तो उसकी दो स्टेट्स होती है, दो पोजीशंस होती है। जैसे आपके पास यहाँ पर ये पोजीशन को सबस्क्रिप्ट बोला जाता है और ऊपर वाली पोजीशन को सुपरस्क्रिप्ट बोला जाता है। तो ये पोजीशन हमेशा चार्ज को रिप्रेजेंट करती है और नीचे वाली पोजीशन हमेशा नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है भाई। अब जो नंबर होता है वो यहाँ पर जो भी नंबर, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो नंबर 1 हम कंसिडर करेंगे। कुछ जैसे मान लो कि मेरे पास ये है MgO लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1। ये भी कितना है 1, तो मैग्नीशियम का एटम कितना हो गया 1, ऑक्सीजन का कितना हो गया 1। ऐसे मेरे पास SO2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है। अगर मेरे को लिखा हुआ है H2O3 तो मतलब मेरे पास एक सल्फर है 3 ऑक्सीजन है। अगर मुझे दिया हुआ है C2H5OH तो आप यहाँ पर टोटल काउंट करो 2 कार्बन होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल? हाइड्रोजन 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन, और एक कितना हो गया? एक ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पर इस तरह से एटम्स का पता कर सकते हो। अब चार्ज की मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो कि मेरे पास F माइनस है या N3 माइनस है, मेरे पास SO4 2 माइनस है, मेरे पास NO3 माइनस है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो चार्ज है ना, ये ये यहाँ पर तो सिंगल एटम के ऊपर है, यहाँ पर तो सिंगल एटम के ऊपर है ना, -1 -3। लेकिन यहाँ पर ये चार्ज जो है -2, ये पूरा का पूरा जो ये जो स्पीशीज है ना यहाँ पर SO4, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा चार्ज -2 है ना। इसी तरह NO3 के ऊपर पूरा का पूरा, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर -1 का चार्ज है, ठीक है ना। तो ये चार्ज अलग चीज है, नंबर अलग चीज है। हमें क्या करना है? बैलेंसिंग में नंबर का इस्तेमाल करना है, तो नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए,
अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर नाइट्रोजन के नंबर की, तो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर कितना है 2 और राइट हैंड साइड पे नंबर कितना है 1। राइट हैंड साइड पे अगर नंबर 1 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नाइट्रोजन अब डबल, देखो NH3 मॉलिक्यूल अब 2 हो गए, तो 2 NH3 मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन होंगे और टोटल 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, देख सकते हो। नाइट्रोजन बैलेंस होने के बाद आपका दूसरा टास्क है हाइड्रोजन को बैलेंस करना। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जहां पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहां पर आप देखिए कितना करना है, 6 करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 6 हो जाएगा, तो देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। तो इस तरीके से आपके पास जब आपने यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया तब जाके आपके पास 3H2 और N2 और आपके पास क्या आया 2NH3 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एरो, ये एरो लगाना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप एक इक्वेशन को बैलेंस करते हो। तो देखो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको ये सीखना है कि वर्ड इक्वेशन जो है उसको पहले स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, फिर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आता है तो डायरेक्ट भी आप ये लिख सकते हो, डायरेक्टली आप ये कर सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ो। बोला गया कि भाई हाइड्रोजन सल्फाइड है गैस जो कि बर्न होती है एयर में ताकि वो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड दे सके। तो टू गिव, इस टू गिव का मतलब यहाँ से ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है पूरा अलग हो गया और राइट वाला पार्ट है पूरा अलग हो गया। मतलब लेफ्ट वाले पार्ट में, रिएक्टेंट वाले पार्ट में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड मेरे पास है, अरे एक मिनट, मेरे पास लेफ्ट वाले पार्ट में क्या है, लेफ्ट वाले पार्ट में मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और मेरे पास यहां पर एयर है। अब इसके साथ मैं रिएक्शन करता हूं, किसका, भाई दोनों का आपस में रिएक्शन करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज, भाई एयर तो एक मिक्सचर होता है। भाई एयर में दो तरह की गैसेस होती है, मेन मेन मतलब कि भाई देखो और भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ये दोनों होती हैं। एक होती है नाइट्रोजन, एक होती है ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन होती है 78% और ऑक्सीजन होती है 21%, 1% अदर गैसेस होती हैं। और ये नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है, मतलब ये ना आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये कैसा है, ये कैसी स्पीशीज है, अनरिएक्टिव स्पीशीज है, अनरिएक्टिव एट नॉर्मल टेम्परेचर, अनरिएक्टिव। तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता आसानी से। यानी ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन तो रिएक्टिव गैस है, ऑक्सीजन तो एकदम से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए हमारे पास जब एयर बोला जाता है कहीं पर तो वहां पर हमें ऑक्सीजन को लेना है, नाइट्रोजन को लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। कहां से आया ऑक्सीजन, एयर से आया। इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ, इन्होंने क्या फॉर्म करा, H2O मतलब वाटर फॉर्म करा, और सल्फर को मैंने बोला ही था S की फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 लिखा जाएगा। अब ये जो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन मैंने बनाई है, ऑब्वियसली क्या हमारी वर्ड इक्वेशन है। अब वर्ड इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया फिर एक स्केलेटल इक्वेशन में। अब ये स्केलेटल इक्वेशन थोड़ी फाइनल पॉइंट है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस नहीं है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसमें एटम्स बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 का ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 3 है, तो बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करें, तो यार देखो बैलेंस करना तो आसान काम है। सबसे पहले आप क्या करोगे, मेटल ढूंढोगे, मेटल तो प्रेजेंट नहीं है। फिर आप नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में लिखा जाता है ना। तो इस तरीके से आप लिखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप देख सकते हो कि सल्फर कितना है, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन आप काउंट करोगे तो 2 आएगा और ऑक्सीजन काउंट करोगे तो 2 आएगा। वीडियो को पॉज करके भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। अब मुझे इनको बैलेंस करना है। तो देखो सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है, सल्फर बोलेगा मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन बोलेगा मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन बोलेगा भाई मेरे पास तो 2 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे और 3 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड पे। अब ये तो अनबैलेंस्ड है। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि हम यहाँ पर एक ही स्पीशीज प्रेजेंट हो, 2 अलग अलग स्पीशीज है। ऐसे केसेस के अंदर आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ पर देखो आपको ऑड नंबर में ऑक्सीजन मिल रहा है, राइट हैंड साइड पे 2 स्पीशीज मिल रही है, तो दोनों में जो भी ऑड नंबर होगा उसको इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इवन में कन्वर्ट किया तो उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन तो इवन हो गया अब, लेकिन आपका हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन तो आपका 4 है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर बैलेंस करना है तो इस पूरी स्पीशीज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी जो स्पीशीज है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सल्फर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सल्फर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे अगर सल्फर को बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में आप सल्फर 2 हो गया, बट ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया आपका, देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, मतलब बेसिकली कितना हो गया, 6 हो गया। टोटल कितना हो गया, 6, 4 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ से।
अब मेरे पास राइट हैंड साइड पे 6 ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो अब हमने क्या करा, इस तरीके से एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। इसी तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपको नजर आ सकते हैं, जैसे आप ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर बोलता है बेरियम क्लोराइड जो है रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। अब यहाँ पे टू गिव बोल दिया ना इसने, टू गिव, यहाँ से यानी रिएक्टेंट, यहाँ इससे पहले जो भी पार्ट था वो रिएक्टेंट था, इसके बाद वाला जो भी पार्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा। बोलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, है ना। प्रेसिपिटेट एक ऐसी स्पीशीज होती है जो सॉल्युबल नहीं होती है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास बेरियम क्लोराइड है पहली चीज, तो बेरियम, पहले एक वर्ड इक्वेशन लिख देता हूं, बेरियम क्लोराइड। फिर आपके पास आया एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर मुझे बोलता है भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास आया, तो हमारे पास आया एल्यूमिनियम क्लोराइड, और फिर लास्ट में मेरे पास आया बेरियम सल्फेट। अब यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, यहां पर टू गिव बोल दिया, इसका मतलब ये लेफ्ट वाला पार्ट पूरा रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट आपस में ऐड होंगे, प्रोडक्ट आपस में फॉर्म होंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम कहां आई, देखो आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा बेरियम का, बेरियम जो होता है, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, तो ये जो आयन बनाएगा वो होगा Ba2+। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं तो एल्यूमिनियम बनाएगा Al3+ आयन। अगर मैं बात करता हूं क्लोराइड की तो Cl- आयन, सल्फेट की बात करता हूं तो SO4 2- आयन। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इनका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता तो वो चीज आप सीखो, है ना। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा BaCl2। अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट की तो उसका फॉर्मूला होगा Al2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड की तो उसका फॉर्मूला होगा AlCl3, और बेरियम सल्फेट के फॉर्मूले की बात करता हूँ तो BaSO4। अब मैंने क्या बोला था, देखो हमारे पास हमने क्या करा, एक वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया एक स्केलेटल इक्वेशन में। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है उसको बैलेंस करना, हिट एंड ट्रायल यूज करना। अब इसमें मैंने क्या बोला था, मेटल को पहले लिखोगे, फिर नॉन मेटल को लिखोगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर देखो पहले तो हमारे पास नॉन मेटल्स क्या क्या है, Ba प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। अब यहाँ पर नॉन मेटल देखिए सल्फर और क्लोरीन है, तो मैंने सल्फर लिख दिया, फिर क्लोरीन लिख दिया, और हाइड्रोजन तो है नहीं तो ऑक्सीजन लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट है जिनको बैलेंस करना है। अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। आपके पास बेरियम कितना है देख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो एक ही नंबर में बेरियम प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम कितना है 2, सल्फर कितना है, देखो SO4 पूरा जो है उसमें उसके ब्रैकेट के बाद 3 दिया हुआ है, मतलब सल्फर कितना है 3, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 12, तो सल्फर कितना है 3, और ऑक्सीजन भी हमने काउंट कर लिया कितना आया 12 आया। और क्लोरीन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे 2, बेरियम कितना है राइट हैंड साइड पे 1, एल्यूमिनियम कितना है 1, सल्फर कितना है देखो 1, क्लोरीन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4। आप वीडियो को पॉज करके काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर बैलेंसिंग की, तो देखो बेरियम तो ऑलरेडी बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 हो गया, और क्लोरीन कितना हो गया देखो 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो चुका है, तो एल्यूमिनियम नाउ बैलेंस्ड। सल्फर की हम बात करते हैं, सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 3 है, राइट हैंड साइड पे सल्फर एक ही है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो सल्फर कितना हो गया आपका 3 हो गया, है ना। सल्फर कितना हो गया 3 हो गया। अब आपके पास अब आपके पास बेरियम कितना हो गया, बेरियम हो गया 3। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 12 ऑक्सीजन हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ज्यादातर पार्ट अभी बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर अभी दोबारा से देखो बेरियम वाला पार्ट अनबैलेंस्ड हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करने पर बेरियम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आपका क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन इसमें 6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर एक सीक्वेंस को मैं फॉलो करता हूं तो बेरियम भी बैलेंस हो गया, देख सकते हो, मैं दिखा देता हूं एक बार। बेरियम भी बैलेंस हो गया, बेरियम भी बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, आपका सल्फर भी बैलेंस हो गया, आपका क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, और आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो देखो इसमें ज्यादा कोई टफ टफ वाला पार्ट, देखो इक्वेशन आपको लगेगी बहुत ज्यादा टफ है लेकिन बहुत सिंपल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोटेशियम मेटल है मेरा, तो पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर भी सबसे पहले एक वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। पोटेशियम पोटेशियम मेटल मेरा है ना, पोटेशियम मेटल है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है ताकि वो दे सके टू गिव। तो टू गिव से पहले वाली चीजें जो है वो रिएक्टेंट है, और टू गिव के बाद वाली चीजें क्या है, प्रोडक्ट है। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिल रहा है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो अब देखो भाई सिंपल सीधी बात है, पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम का होता है सिंबल के, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अभी आपने फॉर्मूला आता है आपको बनाना, तो KOH इसका फॉर्मूला होगा, और हाइड्रोजन का, ओ यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन लिखना चाहिए था, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का होता है H2। अब आप क्लियरली देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन आ चुकी है, स्केलेटल इक्वेशन आ चुकी है। पहले मैंने एक वर्ड इक्वेशन लिखी, फिर एक स्केलेटल इक्वेशन लिखी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। तो पोटेशियम, फिर हाइड्रोजन, और फिर मैं ऑक्सीजन को काउंट करूंगा, पोटेशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को काउंट करूंगा। नंबर देखूंगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 2 है, ऑक्सीजन का नंबर 1 है, पोटेशियम का नंबर 1, ऑक्सीजन का नंबर 1, एंड हाइड्रोजन का नंबर, सॉरी, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 3, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 3, और ऑक्सीजन का नंबर कितना है 1। तो मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, पोटेशियम तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन कितना लेफ्ट हैंड साइड पे 2, राइट हैंड साइड पे कितना है 3, जहां पर भी ऑड नंबर में प्रेजेंट है, देखो इसमें इवन नंबर में प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑड नंबर में प्रेजेंट है, यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। अब मुझे बैलेंस करना पड़ेगा पोटेशियम को दोबारा से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो पोटेशियम बैलेंस हो गया, 2 आ गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देख ही सकते हो हमारे पास सारी की सारी चीजें बैलेंस हो चुकी हैं, ये 2, ये 2, ये 4, ये 4, ये आपका 2, ये 2, इस तरीके से ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब यार। अब मेरे पास कई सारी इक्वेशंस हैं और ज्यादा बैलेंस करने के लिए, तो आप इन इक्वेशंस को खुद से बैलेंस कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको इनको डायरेक्टली इनको बैलेंस करके लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये आपके पास फिर 2H2O, ठीक है। इसी तरह अगर मैं NaOH को और H2SO4 का रिएक्शन करता हूँ तो यहाँ पर 2 लगाओगे, यहाँ पर आपके पास 2 आएगा तो बैलेंस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारी इक्वेशन को आप चेक कर लेना कि आपका ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ दोबारा से। आप देखिए यहाँ पर मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलता है कि निकालना है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर मुझे पहला इक्वेशन दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ताकि वो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म कर सके। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा CO2 के साथ, तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 और H2O। पहला तो काम मेरा यही है कि मैं स्केलेटल इक्वेशन लिखूं, है ना। फिर मैंने आपको बैलेंसिंग अभी सिखाई है, तो उन बैलेंसिंग को आप यूज करते हुए इन इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। मैं एक बार इक्वेशंस को लिख देता हूं सभी। Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट होता है बेटा AgNO3, जिंक नाइट्रेट होता है आपका ZnNO3 होल ट्वाइस, और आपके पास सिल्वर होता है Ag। अब मैं अगर बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम आपके पास है Al, कॉपर आपके पास कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पर कॉपर क्लोराइड मेंशन नहीं किया, देखो कॉपर जो है 2 क्लोराइड फॉर्म करता है, एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक। तो आपके पास यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर 2 कंसिडर करो, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा CuCl2। अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास कंपाउंड बनेगा AlCl3, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, और कॉपर बना मतलब Cu बना। फिर यहाँ पर बात करते हैं बेरियम क्लोराइड की, तो BaCl2 होता है, और ये रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम सल्फेट के साथ, तो पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा BaSO4, और हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड का होगा KCl। बट यहाँ पर ये बोला है कि क्वेश्चन में बैलेंस करना है इनको, तो बैलेंस करने के लिए वही हीट एंड ट्रायल यूज करोगे, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको बैलेंस करके लिख देता हूँ इक्वेशंस को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Zn यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करिए और चेक करना आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा, गलत आएगा, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपके पास 1, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओवरऑल इक्वेशन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है भाई। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें हम ज्यादा इस पे आपको ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना है, बट ये रिएक्शन, ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो ऑलरेडी मैंने इनको बैलेंस, यहाँ पर मैंने इनको बैलेंस कर दिया है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो हर चैप्टर में काम आएगा। जैसे टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे हम टेस्ट करें कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आप देखो, मैंने यहाँ पर 3 तरह के सॉल्यूशंस को दिखा देता हूं। ये इनिशियल स्टेट है, ये क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका किसका सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब कि हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा डाला मैंने और उसको डिसॉल्व करने की कोशिश की है, तो ये आपका एक्वा सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लाइम वाटर। ये आपका क्या है, लाइम वाटर है। अब लाइम वाटर क्या होता है आपके पास, लाइम वाटर में जब, अब मैं मान लो कि इसमें CO2 गैस को पास करता हूं, मैंने क्या किया भाई, मैंने बोला भाई इसके अंदर मुझे CO2 गैस पास करनी है। तो जैसे ही मैं CO2 गैस पास करूंगा ना इसके अंदर, तो CO2 गैस की जाने से क्या होता है, CO2 गैस जैसे ही पास की जाती है तो ये जो है, ये इसका कलर चेंज हो गया। अब इसका कलर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कंपाउंड फॉर्म हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म होता है,
तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के कारण ये जो है ये व्हाइट पीपीटी आपके पास जनरेट होती है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। फिर दोबारा से क्या हुआ, किसी का मन हुआ कि दोबारा से इसके अंदर क्या करा, CO2 को डाला, दोबारा से इसके अंदर एक्सेस में CO2 डाला। CO2 का एक्सेस में डालने के बाद क्या होगा कि आपके पास ये जो आपका कलर आया था ना, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो डिसअपियर होने का रीजन क्या है, यहाँ पर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर ना, ये आपका सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसलिए ये क्या करता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर, सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल इन वाटर है तो ये आपका प्रेसिपिटेट जनरेट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता इक्वेशन की, तो इक्वेशन काफी सिंपल है। देखिए बेटा, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जब आप इसमें CO2 गैस को पास करते हो तो आपके पास आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में मिलेगा H2O। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट होता है, और इसी कारण आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटी मतलब बेसिकली व्हाइट पीपीटी नजर आता है। अगर मैं इसी पर्टिकुलर मिक्सचर में और CO2 गैस को पास करता हूं, अब यहाँ पर एक्सेस में CO2 इस्तेमाल कर लूं, तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, जो कि सॉल्युबल होता है। इसके कारण यहाँ पर ये वापस जो है व्हाइट कलर जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड ऑक्सीजन गैस के टेस्ट की, बड़ा इजी टेस्ट है यार, बड़ा इजी टेस्ट है, मजा आएगा। अगरबत्ती तो तुम लोग जलाते ही हो, है ना। तो अगरबत्ती तुमने देखी होगी, तो अगरबत्ती हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर मेरे पास एक जलती हुई अगरबत्ती थी मेरे पास, ठीक है। अब मैंने जलती हुई अगरबत्ती ली, अब जलती हुई अगरबत्ती को बुझा दिया, अगरबत्ती को बुझने के बाद हमारे पास ऐसे आ गया। अब मेरे पास क्या, अगर इस जलती हुई अगर मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब मेरे पास है, तो एक टेस्ट ट्यूब मेरे पास मैंने ले रखी है जिसमें ऑक्सीजन गैस ट्रैप कर रखी है मैंने। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस अगरबत्ती को डालूंगा, जो जो लगभग बुझने वाली थी, रेडिश यहाँ पर ग्लो आना स्टार्ट हो गया था, तो इस बुझती हुई अगरबत्ती को जो जो बेसिकली ग्लो कर रही है, बस है ना, रेडिश कलर का ग्लो दे रही है, उसको मैंने डाला तो वो दोबारा से जलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास टेस्ट होता है। तो इसको हम बोलते हैं, देखो हम अगर यहाँ पर एक रुई का इस्तेमाल करें, यहाँ पर एक मतलब सुलगती हुई लकड़ी को डाल दे, तो वो भी जलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका ऑक्सीजन गैस का टेस्ट होता है कि जब भी एक ग्लोइंग स्प्लिंट को आप ऑक्सीजन गैस के पास ले जाते हो, तो वो उसको दोबारा से जला देती है, रिकिंडल करती है ना ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर एक आपने क्या किया, एक लकड़ी का एक छोटा सा पीस था जो हल्का सा मतलब जिसमें रेडिश ग्लो आ रहा था, ठीक है, जो ग्लोइंग स्प्लिंट बोलते हैं इसको। तो ये आपके पास ये ग्लोइंग स्प्लिंट है, ये अभी हल्का सा सुलग रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ले जाता हो तो ये जलना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हमें ऑक्सीजन गैस की टेस्टिंग में लिखना हो कुछ, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे कि ऑक्सीजन O2 gas is confirmed, O2 gas is confirmed when a glowing splint is passed through O2 gas, it rekindle the glowing splint, है ना। तो when a glowing splint is passed through oxygen gas, O2 gas, it rekindles the glowing splint, है ना। तो जो भी आपके पास रुई कुछ भी जो आपने लिया है उसको दोबारा से जलाने का काम करेगी। तो यही आपका ऑक्सीजन गैस का टेस्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की टेस्ट की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन गैस आपके पास है, मान लो कि ये मैंने ये कुछ रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन क्या हो रहा है, अभी मैंने क्या करा, कोई भी मेटल है, जैसे कोई भी रिएक्टिव मेटल है, मैंने पानी के अंदर डाल दिया। अब पानी के अंदर डालूंगा तो देखो सोडियम का रिएक्शन अगर मैं पानी के साथ करता हूँ तो क्या बनता है भाई, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वहां पर H2 गैस जनरेट होती है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो भाई सोल्यूशन में रह जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो ऊपर इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऊपर इकट्ठा होनी स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर एक जलती हुई मतलब तीली ले जाओगे या कुछ भी जलता हुआ मटेरियल ले जाओगे, तो ये जो है ये जलते हुए मटेरियल के कारण हाइड्रोजन जो यहाँ पर निकल रही है वो ऑक्सीजन के साथ, सराउंडिंग में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, और सराउंडिंग में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर वो H2O का फॉर्मेशन करेगी। इस दौरान बहुत सारा एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी के कारण एक पॉपअप साउंड आती है ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं H2O की, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर वो रिएक्शन के कारण H2O जनरेट करता है और बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है। और जो एनर्जी के मतलब साउंड एनर्जी भी बेसिकली हमें सुनाई देती है। तो ये आपका पॉपअप साउंड जब भी नजर आए, कभी भी कोई गैस रिलीज हो रही है और उससे पॉपअप साउंड निकले चलते समय, तो वो बेसिकली आपकी हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। मैं बात करता हूँ टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, ये लास्ट टेस्ट है।
तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे देखो अगर आपने माचिस कभी जला के देखिए तो माचिस में क्या होता है आपके पास, जिस तरह से माचिस से स्मेल आती है जलते समय जैसे स्मेल आएगी, उसी तरह आपके पास सल्फर की स्मेल होती है ना। तो सल्फर की जो स्मेल होती है, सल्फर क्या होता है हमारे पास, ये आपके पास येलो कलर का मटेरियल जो आपको दिख रहा है जलते हुए, ये आपका सल्फर है। तो सल्फर, यहाँ पर सल्फर को जब बर्न किया जाता है, सल्फर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो जैसी जैसी स्मेल जो होती है बर्निंग मैचस्टिक की होती है, उसी तरह की स्मेल आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, जैसे ये कंपाउंड आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा होगा, ये आपके पास क्या है, FeSO4। मैं थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या है, FeSO4। जब इसको हीट किया जाता है तो इसको हीट करते समय हमारे पास SO2 गैस हमें देखने को मिलती है। ये SO2 गैस अगर हमें कैसे पता चलता है कि SO2 गैस रिलीज हो रही है, क्योंकि जो SO2 गैस की जैसी स्मेल होती है वैसे इस कंपाउंड को हीट करने पर निकलती है। तो इसका मतलब यहाँ पर हीट करने से, इसको भी हीट करने से क्या निकल रही है, SO2 गैस निकल रही है। तो उससे हमें पता चल जाएगा, अगर मान लो कि बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है तो हमें इससे पता चलता है कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहा होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अब करेंगे, ठीक है भाई। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आप लोगों को इस चैप्टर में करनी होती है, और मैं आपके लिए बड़ा आसान बना दूंगा इस चीज को। आप इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं भाई। बहुत सारे रिएक्टेंट हमारे पास प्रेजेंट है, 1 2 3 4 4 5 6 7, तो 7 रिएक्टेंट हमारे पास प्रेजेंट है। सपोज कई कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा होने चाहिए। 2 से ज्यादा रिएक्टेंट अगर आपस में मिल करके गायब हो जाए और सिंगल एंटिटी क्रिएट करें तो आपके पास वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब इसमें कई सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे मान लो कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होता है तो वो क्या बनाता है, MgO बनाता है। अब ये रिएक्शन आप लोगों ने लेबोरेटरी में देखा होगा, अगर आप गए हो तो, नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये क्या है, आपके पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। इसी तरह अगर मैं सोडियम को बर्न करता हूँ, सोडियम को ऑक्सीजन की वजह से बर्न करता हूँ तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, है ना। इसी तरह अगर कैल्शियम को बर्न करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। इसी तरह से आप देखिए, अगर मैं एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्साइड फॉर्म होता है ना। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिखवा दी, Al2O3 फॉर्म होता है। ऐसे जिंक जो है, जिंक को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो हीट करोगे तो वो जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये आपके पास क्या है, मेटल्स जो शो करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो। अब मेरे पास ऐसे नॉन मेटल्स भी हैं, जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो CO2 फॉर्म करता है। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखिए, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो वो SO2 फॉर्म करेगा, है ना। इसी तरह हमारे पास जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो H2O फॉर्म करता है। तो ये आपके पास ये बैलेंस नहीं है हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना तो आपका सेकेंडरी काम है, लेकिन आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। हम यहाँ पर इनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 स्पीशीज मिलकर के एक सिंगल स्पीशीज फॉर्म करी, 2 स्पीशीज मिलकर के एक सिंगल स्पीशीज फॉर्म करी है, ठीक है। इसलिए हम इनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी ही रिएक्शंस जिनके अंदर 2 स्पीशीज मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करती है, 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी O2 के साथ कंबाइन करके CO2 बना सकता है, या मेरे पास CO2 जो है H2O के साथ कंबाइन करके H2CO3 बना सकता है। ऐसे मेरे पास SO2 जो है H2O के साथ कंबाइन करके H2SO3 बना सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अब इन रिएक्शंस में अंतर समझना। यहाँ पर कहीं पर किसी रिएक्शन के अंदर आप देखो, मैंने क्या करा है, मैंने एलिमेंट ले रखे हैं, खाली एलिमेंट्स ले रखे हैं। यहाँ पर देखिए एलिमेंट का लेफ्ट हैंड साइड पे तो पूरा एलिमेंट है, यहाँ पर भी देखिए एलिमेंट सबके सब एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर देखिए कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट हुआ, ऑक्सीजन क्या एलिमेंट है, तो कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट हुआ तब जाके CO2 फॉर्म हुआ है। यहाँ पर देखिए दोनों ही कंपाउंड है। तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट जिसमें सिर्फ एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एलिमेंट कंपाउंड जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक तीसरा जिसमें कंपाउंड और कंपाउंड दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप हो गया केमिकल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, जो कि मतलब इक्वेशंस या बोलो क्वेश्चंस की, जिससे हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन बोलता है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बोलता है एक मैग्नीशियम रिबन है, जिसको मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव व्हाइट कंपाउंड, ठीक है। व्हाइट कंपाउंड देता है X, ठीक है, अकम्पनीड बाय द एमिशन ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होता है तो एक व्हाइट कलर का कंपाउंड देता है, ये बोल रहा है ऐसा, ठीक है, व्हाइट कलर का कंपाउंड देता है, ठीक है। बोलता है इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ
प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, मतलब व्हाइट कलर का कंपाउंड का इसने नाम बोला एक्स, और ये बोलता है कि बर्निंग रिबन जो है, जलते हुए रिबन को, भाई यहाँ पर व्हाइट कलर का रिबन, देखो बात समझना, बोलता है मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव व्हाइट कलर कंपाउंड, बट इसमें बोलता है अकम्पनीड बाय द एमिशन ऑफ लाइट, यहाँ पर लाइट भी निकल रही है और लाइट के साथ यहाँ पर हीट एनर्जी भी निकलती है, यानी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। अगर इस जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को मैं ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से हटा दूं और इस जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को मैं ले जाऊं नाइट्रोजन के कॉन्टेक्ट में, तो नाइट्रोजन के कॉन्टेक्ट में ये बोलता है कि इफ द रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म अ कंपाउंड वाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी लेकर के, जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उस एनर्जी को लेकर के इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और एक कंपाउंड वाई फॉर्म होता है। तो एक क्वेश्चन बोलता है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर देखो, आप बताओ, मेरा मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, अगर इन दोनों के बीच में कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ तो दैट विल बी एमजीओ, है ना। अगर मेरे पास मैग्नीशियम की वैलेंसी की बात करूं तो होती है 2 और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, अगर इनके बीच में कंपाउंड फॉर्म हो तो Mg3N2 होगा इसका कंपाउंड का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर एक्स की बात करूं, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला आप बता सकते हो, फॉर्मूला क्या होगा, MgO, और वाई का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा Mg3N2। समझ गए। अब आपने बोला कि सर यहाँ पर तो नाइट्रोजन रिएक्शन कर पा रहा है, आपने तो पीछे बोला था भाई नाइट्रोजन रिएक्शन कर ही नहीं सकता, तो आपकी बात तो कॉन्ट्रडिक्टरी होती है। पर मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि देखो, नाइट्रोजन का मैंने बताया था, आप वीडियो को दोबारा से देखना, उस वीडियो में वहां पर मैंने बोला था कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन लो टेम्परेचर पे या जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर रिएक्शन नहीं करता है, जब उसको एनर्जी दी जाती है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी इसको दी जा रही है, दैट इज वाई ये आपका पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन के अंदर, Mg3N2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर बोलता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई, तो ऑब्वियसली एक्स का फॉर्मूला होगा MgO और वाई का फॉर्मूला होगा Mg3N2। अब क्वेश्चन बोलता है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो चलो लिख देते हैं भाई। हमारे पास बी वाला पार्ट का मैं अगर बात करूं तो मेरे पास पहला पहला जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखूंगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से, मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, Mg का रिएक्शन हो रहा है O2 के साथ, आप यहाँ पर MgO लिखोगे, अब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर Mg का रिएक्शन करोगे N2 के साथ तो फॉर्म होगा Mg3N2, और यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो गया। फिर यहाँ पर सेकंड पार्ट बोलता है व्हेन x इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो क्या होगा भाई, देखो अगर x को डिसॉल्व करते हो वाटर में, यानी x क्या था, MgO को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो यानी H2 के साथ ट्रीट करते हो, तो आप देखो अगर कभी भी किसी मेटल ऑक्साइड को, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी किसी मेटल ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो, अगर आप मेटल ऑक्साइड को जो पानी में सोल्यूबल है वाटर के साथ ट्रीट करते हो, तो आपके पास क्या मिलता है, आपको वाटर के साथ ट्रीट करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब यहाँ पर आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप बता सकते हो मुझे, ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, MgOH होल ट्वाइस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका खत्म हो गया ए और बी पार्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो देखिए हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट प्रेजेंट है, एक सिंगल रिएक्टेंट जब डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज होने के बाद मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, है ना। एक सिंगल रिएक्टेंट, देखो एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट था, उसने मल्टीपल प्रोडक्ट बना दिए, कई सारे प्रोडक्ट बना दिए। तो जब भी एक रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट में ब्रेक होता है उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, आसानी से ये दो पार्ट्स में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे अगर मेरे पास यहाँ पर अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता, मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता तो वो MgO में और CO2 में टूट जाता। इसी तरह मेरे पास जिंक कार्बोनेट होता तो जिंक कार्बोनेट भी ZnO और CO2 में टूट जाता। तो काफी सिंपल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन की, है ना। तो ऐसी रिएक्शंस को भी और अच्छे से हम समझेंगे, तो यहाँ पर देखते रहिए आप वीडियो को। यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करता हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो ये 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो भाई, थर्मल का मतलब होता है हीट एनर्जी प्रोवाइड करना, तो हीट दे करके जो रिएक्शन हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी दैट विल बी ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड को ब्रेक करना, तोड़ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी, है ना। और जब हम बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन की, तो फोटो का वर्ड जो है वो फोटोन से लिया गया है। फोटोन मतलब होता है लाइट का एक पार्टिकल, तो लाइट के पार्टिकल्स के कारण जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज होती है उसी को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम समझने वाले हैं। और भाई देखो सिंपल सी भी बात है, एनसीईआरटी के कई सारे रेफरेंस लेके चलूंगा मैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये अब देखो ये बुजू वाली लड़की जो है, ये आप कई बचपन से देखते हुए आ रहे हो, उस लड़की को ये एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो इस एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी कंपाउंड को हीट कर रही है, हीट कर रही है, तो उसके कारण यहाँ से कुछ फ्यूम्स बाहर निकल रही है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर कलरलेस फ्यूम्स है। यहाँ पर ये भाई बिल्कुल ही व्हाइट नहीं कर सकता, तो कलरलेस फ्यूम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको इसकी स्मेल आ रही है। ठीक है, इसको इसकी स्मेल आ रही है। अच्छा, यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग ट्यूब लिखा गया है। तो क्या टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब सेम होते हैं? तो आंसर है नहीं। बॉइलिंग ट्यूब जो होता है वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है, ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा अच्छा होता है, टेस्ट ट्यूब आसानी से फूट जाती है। ठीक है नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग ट्यूब की, तो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को हीट किया जा रहा है। जब हीट किया जा रहा है तो यहाँ से कलरलेस गैस निकल रही है, और ये कंपाउंड का कलर चेंज हो जाता है, आगे जाकर के रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बन जाता है ये। तो यहाँ पर यही बोलता है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर आपका फेरस सल्फेट है, FeSO4 था, जो कि आपके पास कैसा एक ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। अभी मैंने पीछे आपको वो जो पेट्री डिश में दिखाया था ना, कलर एक कंपाउंड दिखा था ग्रीन कलर का, जिससे SO2 गैस रिलीज हो रही थी, तो वो आपके पास वही यानी यही फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे वो। अब उसको हीट किया गया, तो हीट करने से यहाँ पर क्या बना, Fe2O3 बना, और SO2 गैस और SO3 गैस रिलीज हुई। कुछ यहाँ पर ये एक्चुअली में देखो होना तो चाहिए था यहाँ पर SO2 गैस को रिलीज, लेकिन SO2 गैस कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO3 गैस भी वो बना देती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इन बिटवीन चलता रहता है इस रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पर हमें इसी चीज को समझना पड़ेगा कि हमारे पास ये रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक बढ़िया एग्जांपल है, जिसमें आपके पास ग्रीन कलर का कंपाउंड फाइनली जो है, ग्रीन कलर का जो कंपाउंड होगा वो फाइनली कन्वर्ट होगा रेडिश ब्राउन कलर के कंपाउंड में, रेडिश ब्राउन कलर के कंपाउंड में। इसका मतलब पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो आपका FeSO4 है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, Fe2O3 में, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आप देख सकते हो वो ये है कि यहाँ पे कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है, कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है। कलरलेस गैस कौन सी है, with smell of बर्निंग सल्फर, सल्फर के बर्न होने जैसी बर्निंग सल्फर। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। भाई देखो इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, पेपर में हो सकता है डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाए। अगर हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक हाथ जो है उसको दिखाया गया है, और यहाँ पर बर्नर की मदद से जब इसको इसके कंपाउंड जो है लेड नाइट्रेट, इसको जब हीट किया जा रहा है, तो हीट करते समय यहाँ से ब्राउन कलर की गैस निकल रही है ना। तो ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, तो ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, यहाँ पर ब्राउन देखो लेड नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। अब लेड नाइट्रेट जो है, जब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट जो होता है आपका व्हाइट कलर का, देखो दिखाया हुआ है क्लियरली इसने कि व्हाइट कलर का एक सॉलिड है, उसको हीट किया गया, तो वहां से पता नहीं कहां से ब्राउन कलर की गैस निकलनी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर अगर लेड नाइट्रेट से ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हो रही है, तो एक बात याद रखना, केमिस्ट्री में एक ब्राउन कलर की गैस, मतलब पहला रेफरेंस जो है आपको दिमाग में याद रखना है कि वो NO2 होगी। मतलब आपके पास जब भी कोई ब्राउन कलर की गैस कहीं रिलीज हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो कौन सी गैस होगी, वहां पर वो NO2 गैस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ब्राउन कलर की गैस के साथ एक कलरलेस गैस भी इवॉल्व हो रही होती है, और उस कलरलेस गैस का पता किया जाता है यूजिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंट। एक ग्लोइंग स्प्लिंट उसके पास ले जाई जाती है, अगर वो रिकिंडल हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रही होगी। तो ये इक्वेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें दिखाती है कि जब भी लेड नाइट्रेट या किसी भी कंपाउंड के नाइट्रेट को हीट किया जाता है, तो उस दौरान हमारे पास एक ऑक्साइड फॉर्म होगा, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, यहाँ पर दो गैसेज रिलीज होती हैं, एक आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और एक आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, एंड जो आपका ऑक्सीजन है उसका पता चलता है बाय बाय यूजिंग द टेस्ट फॉर ऑक्सीजन, दैट इज इट विल रिकिंडल द ग्लोइंग स्प्लिंट। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई वहां पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, तो हमारे पास अब यहाँ पर ओके आगे जाके क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात करेंगे, तो देखो भाई यहाँ पर एक मग के अंदर एक सेटअप लगाया हुआ है। इसमें देखो पहले बैटरी को समझो, ये बैटरी हमने इस्तेमाल करी है। इस बैटरी से इसने बोला भाई दो साइड की टर्मिनल्स कनेक्टेड है, एक एनोड एक कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे याद रखो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस पढ़ी होंगी।
ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली ये क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें ऐसे याद रखने का तरीका क्या है, देखो एओ, एओ मतलब वोवल्स को साथ ले लो और आरसी मतलब कॉन्सोनेंट्स को साथ ले लो। अब यहाँ पर देखो भाई, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझना चाहता हूँ, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हो किसका रहा है वो हम अभी समझेंगे। बट यहाँ पर देखो बैटरी के साथ एनोड कैथोड कनेक्टेड है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर एनोड के साथ एक रॉड कनेक्टेड है, और ये रॉड किससे बनी हुई है, ग्रेफाइट से बनी, मतलब कार्बन की रॉड है, ठीक है। कार्बन की रॉड है, इनर्ट रॉड है, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो रिएक्शन करवा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक रबर स्टॉपर लगाया हुआ है, इसने रबर स्टॉपर क्यों लगाया, ताकि पानी बाहर ना निकले। पानी यहाँ पर प्रेजेंट, ऑब्वियसली बात है। और टेस्ट ट्यूब यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, यहाँ पर दो गैसेस रिलीज हो रही है, बता रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसको समझेंगे कि कैसे रिलीज हो रही है। पहले आप ये समझो कि जो आपका H2O है वो दो पार्ट्स में टूट सकता है, H प्लस बना सकता है और OH माइनस बना सकता है। अब यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास H2O जो है वो दो दो चीजें बना सकता है, वो बना सकता है H प्लस और OH माइनस आयन। अब देखो OH माइनस तो वहीं जाएगा ना जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है OH माइनस, तो ये वहीं जाएगा जहां पर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाए, तो यहाँ पर ये एनोड पे जाएगा और ये आपका जाएगा कैथोड पे, ठीक है भैया, ये जाएगा कैथोड पे। इसके बेसिस पर आप याद रख सकते हो कि अगर ये जो OH माइनस है ये अगर एनोड पे जा रहा है तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, देख सकते हो। और अगर मैं कैथोड की बात करता हूँ, कैथोड पे जा रहा है आपका हाइड्रोजन, तो वहां पर आपका हाइड्रोजन गैस या कैथोड से निकलेगी H2 और एनोड से निकलेगी O2। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर। और क्या चीज इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम में, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसका प्रॉपर डायग्राम मतलब प्रॉपर इक्वेशन लिखूं, तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है H2O का, तो वहां पर दो गैसेस बनती है H2 और O2। H2 कहाँ बनती है, H2 बनती है कैथोड पे, और आपका O2 बनती है एनोड पे। कैसे बनती है मैंने आपको भी समझाया। अब यहाँ पर कुछ और चीजें देखो, ध्यान से समझना। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम निकलता है, वॉल्यूम कितना निकलता है, डबल निकलता है, डबल वॉल्यूम निकलता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपको मान लो कि देख करके पता करने की कौन सा ऑक्सीजन गैस है कौन सा हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है इतना छोटा सा वॉल्यूम है, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम जस्ट डबल है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से, देखो 2 टाइम्स है। इसका मतलब कि आपके पास कभी भी आपको डायग्राम दे दिया जाए और उसमें आपको ये चीज अगर फिल करने के लिए बोल दी जाए, तो ऑब्वियसली जहां पर डबल वॉल्यूम दिखेगा वो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। कैसे पता कर सकते हो, याद कर सकते हो, इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, ठीक है भाई। ये आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से हमें समझाया गया इस चीज को, देख सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में मॉडिफिकेशन किया है, यहाँ पर डायग्राम को दो अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट कर दिया। एक डायग्राम में हमने लिया एजीसीएल, एजीसीएल जो व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, और उस पर सनलाइट पड़ी। जब सनलाइट पड़ी तो सनलाइट पड़ने से क्या हुआ, वो जो है, वो जो आपका व्हाइट कलर का कंपाउंड था वो ग्रे कलर के कंपाउंड में चेंज हो गया। अब ये ग्रे कलर के कंपाउंड में चेंज कैसा हुआ इसको समझना। देखो यहाँ पर जो ग्रे कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो आपका सिल्वर नहीं है, वो सिल्वर क्लोराइड नहीं है, वो सिल्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रे कलर के कंपाउंड में चेंज हुआ ये आपका सिल्वर बन चुका है। तो हुआ कैसे, ये जब सनलाइट पड़ी इस सिल्वर क्लोराइड के ऊपर, जब सनलाइट पड़ी तो सनलाइट पड़ने से व्हाइट कलर का कंपाउंड जो है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, यानी Ag और Cl2 में ब्रेक हो गया। अब Cl2 गैस तो निकल गई यहाँ से, जो सिल्वर होता है वो ग्रे कलर का सॉलिड होता है, इसलिए यहाँ पर ग्रे कलर का आपको नजर आएगा कंपाउंड। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक और रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिल्वर ब्रोमाइड अगर हम रख दें, तो सिल्वर ब्रोमाइड कैसे कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो। अब ये पेल येलो कलर का होता है, तो जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये भी सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जो ये आपका सिल्वर का कलर होता है ग्रे। तो यहाँ पे ये जो आपके पास प्रेजेंट है ना टेस्ट, यहाँ पर जो आपके पास ये चीज प्रेजेंट है चाइना डिश में, तो ये आपके पास क्या है, सिल्वर होगा, ठीक है भाई। तो ये आपके पास फोटो डिकम्पोजिशन रीजन है, बिकॉज यहाँ पर लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, तो हम बात करते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की, जिसमें आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बोलता है फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है विद द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हैविंग a characteristic order of burning sulfur. Write the chemical reaction involved, identify the type of reaction। बड़ा सिंपल है यार। देखो अगर अगर तुम लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो आराम से कर पाओगे। यहाँ पे देखो FeSO4 को हीट करने पर ट्राइंगल साइन यूज किया था हीट के लिए, तो यहाँ पर हीट करने पर क्या मिलता है, Fe2O3 मिलता है। साथ में आप यहाँ पर क्या निकालते हो, SO2 और SO3 गैस बनती है। बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर आयरन 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब ये इक्वेशन को बोलता है कि भाई रिएक्शन को भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी, और बोलता है कि ये आपके पास किस टाइप की रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल था और आंसर और ज्यादा सिंपल था। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोलता है ऑन हीटिंग
ऑन हीटिंग ए ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट। ध्यान से देखो, कॉपर 2 नाइट्रेट लिख ही दिया आखिर इसने ऐसे करके, है ना। तो कॉपर 2 नाइट्रेट मतलब CuNO3 होल्टॉइज हमारे पास है। बोलता है कि इन ए बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब से आप लोग समझ गए होंगे कि टेस्ट ट्यूब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बड़ी जो ट्यूब होती है उसको बॉइलिंग ट्यूब बोला जाता है। बोलता है ऑन हीटिंग ब्लू कलर कलर पाउडर ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब। यहाँ पर कॉमा लगा दी, इसका मतलब इसके बाद जो फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट है ना, बोलता है कि कॉपर 2 ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस इज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि हमारे पास जब कॉपर टू नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो हीट करने पर यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब देखो समझना, अगर ये कॉपर 2 ऑक्साइड, तो यहाँ पर कॉपर टू नाइट्रेट था, तो ये आपका कॉपर 2 ऑक्साइड ही फॉर्म होगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। जो चीज यहाँ पर बोली गई ऑब्वियसली वो चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। अच्छा, साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बनी, और साथ में कौन सी, ब्राउन कलर की, अरे यार ब्राउन कलर की गैस बोल रहा है एक्स, तो एक्स का तो आपको आइडेंटिफाई हो गया ना, NO2 गैस है। तो अगर मैं यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है तो कुछ मत करो, दिमाग में याद रखो, NO2 जो होगा 4 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, तो 4 मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करो, और आपके पास यहाँ पर आपको कॉपर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। वही सिमिलर रिएक्शन जैसे PbNO3 वाले केस में आपने करी थी ना अभी, PbNO3 होल ट्वाइस था आपके पास, जब आप हीट करते तो आपके पास PbO फॉर्म होता है और वहां पर NO2 जनरेट होता है और आपके पास ऑक्सीजन गैस जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपके यहाँ पर 2 आ जाता है। तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर आपने कई बार प्रैक्टिस कर लिया, मैं देखो मैं तो कई बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ ना, तो मुझे ये इक्वेशन याद है। आप लोग चाहो तो इसको बैलेंस भी कर सकते हो, इसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं चीज को, ठीक है। यहाँ पर आपके पास राइट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये तो हो चुका है। आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स, तो ब्राउन गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, देखो बात समझना, जो यहाँ पर ब्राउन गैस है ऑब्वियसली वो कौन सी है, एक्स क्या है हमारे पास, NO2, जिसको आप क्या बोल सकते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके पास रिलीज हो रही है। अब बोलता है टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करो, तो ऑब्वियसली इट इज आल्सो ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। और देखो यार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना डे टू डे लाइफ से रिलेटेड रिएक्शन है ना। जैसे जैसे क्या, जैसे अगर मान लो कि आप मेट्रो ट्रेन में कभी गए हो, तो वहां पर एक वुमेन्स के लिए सीट होती है ना, तो वुमेन्स की सीट में 2 लोग बैठे हुए हैं, मतलब दो, एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं सपोज, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ पर ये जो आपके पास मैं मान लेता हूँ A और ये B है, ठीक है। अब A और B बैठे हुए हैं, अब मैं बोल देता हूँ भाई देखो यहाँ पर एक A जो है वो लड़का है और B जो है लड़की है। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पर कोई C पर्सन आया और C एक बहुत ओल्ड लेडी है, तो ओल्ड लेडी क्या करेगी, बोलेगी भाई देखो ये तो गर्ल्स की सीट है, यहाँ पर तो गर्ल्स को बैठना चाहिए, तुम कैसे बैठे हो, तो एक को हटा देगी वहां से, एक को हटा देगी। तो अब यहाँ पर देख सकते हो फाइनल सिनेरियो में आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर C और B मिलेगा आपस में। अब यहाँ पर C और B बैठे हुए हैं और A जो है बिल्कुल यहाँ पर दूर जा चुका है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, मान लो कि A और B आपस में बैठे हुए थे, तो ये C आएगा, C क्या करेगा, A को हटाएगा और A को अलग कर देगा। A को अलग करने के बाद आपका यहाँ पर C और B बचा, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक पावरफुल एलिमेंट एक कम पावरफुल एलिमेंट को उसके सॉल्ट से, उसके सॉल्यूशन से हटा देता है, ठीक है भाई। ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, यहाँ पर एनसीईआरटी में इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो पहले। सबसे पहले एनसीईआरटी में इस चीज को समझाने के लिए डायग्राम दिया हुआ है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि मेरे पास एक स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब लगी हुई है और टेस्ट ट्यूब के अंदर एक आयरन नेल डाली हुई है ना, और ये सॉल्यूशन किस सॉल्यूशन में डाली है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली गई है। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने के बाद कुछ पहले पहले ये जो नेल थी वो ऐसे थी, और जब हमने कुछ टाइम रख दिया तो हमारे पास नेल कुछ ऐसे हो गई। अब ये नेल ऐसे क्यों हुई, बोलता है कि आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे बोलता है कि ये आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से लिया तो ऐसा हो गया। और ये जो सॉल्यूशन का कलर था इनिशियली कैसा था, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐसे था, मतलब ब्लू कलर का था, और फाइनली जब ये मतलब हमने थोड़ी देर बाद देखा, ऑब्जर्व किया, तो ये बिल्कुल ही कलर उसका चेंज हो गया, रिएक्शन मिक्सचर ऐसा हो गया। तो एक ऐसे कैसे क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर हम इस चीज का एक्सप्लेनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से दे सकते हैं। यहाँ पर देखा गया कि जो आयरन है ना, आयरन क्या करता है, कॉपर को उसके सॉल्ट से बाहर फेंक देता है, यहाँ से इसको हटा देता है। जब इसको हटा देता है तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है, FeSO4 बनता है, और कॉपर बाहर निकल गया। अब जो कॉपर का कलर होता है बेटा, होता है रेडिश ब्राउन। ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन तो नहीं बोलोगे आप, ऑरेंजिस कलर इसको बोलो, कि आपका जो कॉपर का कलर होता है ऑरेंज। तो यहाँ पर आपके पास ऑरेंजिस जो कलर होता है कॉपर का,
इस ऑरेंज कलर के बेसिस पे हम बोलते हैं भी देखो यहाँ पर ऑरेंज कलर की कोटिंग जो चढ़ी है कॉपर की चढ़ी है, क्योंकि उसको सॉल्यूशन से बाहर फेंक दे, कहाँ जाएगा बेचारा, और आयरन जो है सॉल्यूशन में चला गया, इसके कारण वो FeSO4 का सॉल्यूशन बनाता है। इसलिए हल्का सा ये सॉल्यूशन आपको ग्रीन कलर का भी नजर आ रहा होगा, हल्का सा लाइट, बहुत बहुत हल्का सा ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन। तो ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन होगा ये हमेशा किसका होगा, FeSO4 का होगा। और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऑब्वियसली वो ब्लू कलर का होगा। तो यहाँ से आप दो कंपाउंड्स के कलर को याद रख सकते हो, जब भी कॉपर सल्फेट का कलर आएगा तो आपका CuSO4 का कलर जो होगा ब्लू होगा, और आयरन का कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ कि ये चीज हमें कैसे याद रहेगी, तो ये देखो यार, इसके लिए आपको मेटल एक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, ऐसी कई सारी ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और ये ट्रिक जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बहुत मतलब सिंपल ट्रिक है। देखो इसमें बोलता है भाई देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जिब्रा। तो प्लीज मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम यानी के, स्टॉप मतलब सोडियम मतलब Na, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ए मतलब एल्यूमिनियम, क्यूट मतलब कार्बन, जेड मतलब जिंक, जिब्रा मतलब जिंक। तो हमारे पास ये बोलता है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जिब्रा। आगे बोलता है इंस्टेड, इंस्टेड ट्राई लर्निंग। इंस्टेड का मतलब, इंस्टेड मतलब आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, ट्राई मतलब होता है SN, होता है लर्निंग, लर्निंग मतलब लेड, लेड मतलब Pb, हाउ, हाउ मतलब H, कूपर, कूपर नाम का कोई लड़का है, कूपर नाम का कोई लड़का है, ये सोच रहा है कि यहाँ पर ये जो सिल्वर और गोल्ड की प्लेट लगी हुई है ना, कैसे लगी, कैसे किसी ने टांग दी है प्लेट्स। भाई मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि कैसे टांग दी प्लेट, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या बोलता है, कूपर, हाउ कूपर हैंग्स, हैंग्स मतलब, हैंग्स मतलब होता है देखो Hg, Hg याद रखो मरकरी, सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag, गोल्ड मतलब Au, प्लेट्स मतलब Pt। तो ये आपके पास रिएक्ट मेटल एक्टिविटी सीरीज है, चाहो तो इस मेथड से याद कर सकते हो, चाहो तो कोई और मेथड यूज कर लो। अब इसमें मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में इस कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प लूंगा। ध्यान से सुनना, जो भी कार्बन से पहले के एलिमेंट्स है ये होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये कार्बन से ऊपर है ना। तो कार्बन क्या कर रहा है, क्लासिफाई करने का काम कर रहा है। ये आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, उससे कम, ये उससे कम। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एलिमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये 5 एलिमेंट, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर मैं बात करता हूं कार्बन के बाद वाले एलिमेंट, जैसे जिंक हो गया, जिंक हो गया, है ना, जैसे आपके पास आयरन हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, और यहाँ पर एक और एलिमेंट याद रख सकते हो, निकल, है ना। तो कार्बन, कार्बन के बाद जो एलिमेंट आता है वो है आपका जिंक। तो कार्बन के बाद जो एलिमेंट आया वो कौन सा है, जिंक। ओके एक मिनट, कार्बन के बाद जो एलिमेंट आया वो कौन सा है, जिंक। तो कार्बन के बाद जो एलिमेंट आता है वो जिंक आता है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है Fe से, Sn से, Pb से और Ni से। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये जो 5 एलिमेंट यहाँ पर लिखे हुए मैंने, ये एलिमेंट कैसे होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब इनकी रिएक्टिविटी ये हाईली रिएक्टिव रेंज में नहीं आते, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। और ये चीज आपको हेल्प करेगी चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अब हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन से नीचे के जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट होते हैं वो आपके पास जैसे कौन कौन से एलिमेंट है, देखो यहाँ पर होता है आपका हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन से, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये सभी जो आपके पास एलिमेंट नजर आ रहे हैं, इन एलिमेंट्स को हम रखते हैं लास्ट कैटेगरी में, और इनको बोला जाता है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। क्या बोला जाता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो हमारे पास तीन कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर दो नॉन मेटल्स का इस्तेमाल किया था, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। हाउएवर ये और ज्यादा यूजफुल होता था मेटलर्जी वाले चैप्टर में, मेटलर्जी वाले टॉपिक में, जो 3rd चैप्टर का ही पार्ट हुआ करता था। बट क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो ऑब्वियसली वो चीज आपके CBSE एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो इस चीज को आप याद रख सकते हो ताकि आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आराम से कर पाओ। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है नेक्स्ट आता है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्ड रिप्रेजेंटिंग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, बोलता है what happen what happen when zinc granules are treated with dilute solution of H2SO4। भाई बोलता है जिंक का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ होगा तो क्या बनेगा। फिर बोलता है भाई जिंक का रिएक्शन H2HCl के साथ होगा तो क्या बनेगा। फिर बोलता है जिंक का रिएक्शन HNO3 के साथ होगा तो क्या बनेगा। और बोलता है जिंक का रिएक्शन अगर NaOH के साथ होता है तो क्या बनेगा। जिंक का रिएक्शन अगर HNO3 के साथ NaOH के साथ होता है तो क्या बनेगा। तो इसमें आपको थोड़ी सी तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए भाई। देखो ये क्वेश्चन आसान नहीं है। ये क्वेश्चन आसान क्यों नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर एक चैप्टर का क्वेश्चन है, और मैंने बोला था रिवीजन पर्पस से वीडियो है, तो आपको बाकी चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पर हम यूज करें डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो सारे के सारे यहाँ पर जितने भी एसिड में यूज कर रहा हूँ डाइल्यूट है।
ठीक है, जितने भी एसिड या जितने भी बेस में यूज कर रहा हूँ डाइल्यूट है। अब अगर बात की जाए जिंक की, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, वो इजीली डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को फ्रॉम द सॉल्यूशन, और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटाने के बाद क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये इक्वेशन तो हमारे पास सिंपल थी। ऐसी जिंक जो हाइड्रोजन को हटा सकता है, जिंक क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इस तरीके से। तीसरी रिएक्शन के अंदर, तीसरी रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जिंक जो है वो हाइड्रोजन को हटा तो देगा, यहाँ पर जिंक नाइट्रेट फॉर्म करेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो हाइड्रोजन दोबारा से HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, और इस दौरान हमारे पास N2O और हमारे पास H2O हमारे पास रिलीज होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर N2O गैस रिलीज होती है, लाफिंग गैस, जिसको याद करो मैंने लाफिंग गैस के बारे में आपको बताया था, तो लाफिंग गैस यहाँ पर रिलीज होती है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं जिंक का रिएक्शन क्या NaOH के साथ हो सकता है, क्या मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है? तो यस, जिंक जो होता है वो होता है आपका एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल। और जिंक एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है, इट कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या होता है, जब जिंक रिएक्शन करेगा तो सोडियम को तो नहीं हटा पाएगा, वो हाइड्रोजन को हटा देगा, तो दो हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो बनता है Na2ZNO2, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है हमारा, इस कंपाउंड को बोला जाता है सोडियम जिंक 8। ठीक है, जिंक 8, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये चीज सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए दिया हुआ है रिएक्शन ही खाली, लेकिन जिंक का भी रिएक्शन हो सकता है। मैं ये जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी हैं और आपके एग्जाम्पलर बुक से भी हैं, तो ऑब्वियसली दोनों ही एनसीईआरटी का पार्ट है, तो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखो आपके पास मैंने सारी इक्वेशंस करा दी हैं, ये सारी इक्वेशंस आपको मैं करा चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगर मुझे बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पर आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे देता हूँ लिख करके, मतलब देखो ये सारी इक्वेशन बैलेंस है एक्सेप्ट दिस थर्ड वन, तो मैं यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर Zn जो है वो आपका 4 इस्तेमाल होगा, और HNO3 आपका 10 इस्तेमाल होगा, तब जाके आपके पास यहाँ पर ये जो है ये आपके पास जनरेट कर पाएंगे 4ZnNO3 होल टॉइस एंड 5H2O। तो इस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास आएगी। ठीक है, अब बैलेंसिंग के लिए देखो भाई हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करो, आसान होगा, आप बैलेंसिंग कर पाओगे। फिर हम देखते हैं और क्वेश्चंस को। ये बोलता है व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखो यार, जब जिंक मेटल का इस्तेमाल करोगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे, तो वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बनेगा। ऐसे ही बोलता है बी, एल्यूमिनियम मेटल का रिएक्शन होगा अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी एल्यूमिनियम को अगर रिएक्शन करोगे HCl के साथ, तो देखो भाई सिंपल सीधी बात है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो AlCl3 फॉर्म करेगा, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग करोगे ना, तो यहाँ पर 6HCl आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपके पास 3 आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, बोलता है सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब सिल्वर मेटल का रिएक्शन करोगे तो कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, आप पीछे पीछे वीडियो में स्किप करके देख सकते हो कि आपके पास जो कॉपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो इसके कारण सिल्वर जो है कॉपी भी कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आयंस क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैं A B C, ऑब्वियसली C नहीं नजर आएगा, मुझे उसे चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर A B C और D कंसिडर करूं, तो यहाँ पर देखो A जो है वो C को डिस्प्लेस कर देता है सपोज, तो A C को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से A अगर C की जगह ले लेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर C आ गया, यहाँ पर C अब B के साथ जुड़ गया, और A जो है वो D के साथ जुड़ गया। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द टू कंपाउंड्स, इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, अगर वहां पर दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, और तो हमारे पास वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब देखो क्या होता है, हमारे पास प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, यानी एक इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन, और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को हमेशा सॉलिड स्टेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर मान लो कि हमारा प्रोडक्ट साइड में ना दो चीजें आपको गिवन है, आपके पास दो सॉल्ट गिवन है, दो कंपाउंड गिवन है, उसमें से एक सॉलिड दिया हुआ है, तो वो सॉलिड वाला क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने क्या करा, हमने यहाँ पर सोडियम सल्फेट को, यानी ये सोडियम सल्फेट था मेरा, और यहाँ पर इनिशियली ये मेरा क्या था, बेरियम क्लोराइड था, यानी BS। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका BaCl2 है। ये आपको दिख रहा है टेस्ट ट्यूब से जो हम डाल रहे हैं, ये आपका क्या है, Na2SO4 है। तो जब मैंने Na2SO4 को BaCl2 में डाला, तो यहाँ पर मुझे प्रेसिपिटेट जनरेट होना स्टार्ट हो गया मेरा। ये जो पीपीटी यहाँ पर बन रहा है, ये जो पीपीटी बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर, ये आपका बन रहा है BaSO4 का
और यहाँ पर जो है फर्दर इसी सॉल्यूशन के अंदर जो प्रोडक्ट एक और बन रहा है वो क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। तो देखो भाई यहाँ पर आपके पास दो तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है। यहाँ पर आपके पास जो आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट है वो क्या है, रिएक्टेंट आपके पास है ये आपका Na2SO4 और BaCl2। जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इन दोनों के रिएक्शन से वो फॉर्म हो रहा है NaCl और आपका BaSO4। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये चीज आपको देखनी है, इन दोनों के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सीधी बात है। आपको अगर इक्वेशन को डायरेक्टली करना है, आपको सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट दिया हुआ है, तो आप ऐसा समझो कि Na का ओके ये गायब ही हो गया भाई, गायब नहीं होना चाहिए था इसको, एक मिनट रुको। हाँ, अगर मैं इनका रिएक्शन आपस में करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पर Na का रिएक्शन करवा देना है, किसके साथ, Cl के साथ, और बाकी बचा हुआ पार्ट खुद के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो खुद ब खुद रिएक्शन करेगा, तो वो एक अलग कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आती है नेक्स्ट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो यार, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत एसिड बेस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होती है, एसिड के बीच में और एक बेस के बीच में। तो हमारे पास जब भी कोई एसिड बेस के साथ मिलता है, तो बेस के साथ मिलने के बाद क्या बनाता है, वो सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट के साथ क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास देखो, ये सॉल्ट तो ऑब्वियसली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। अब देखो एसिड जो है, जनरली अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूंगा, तो लिटमस पेपर की अगर बात की जाए, तो लिटमस पेपर पे या लिटमस सॉल्यूशन पे एसिड का कलर होगा रेड और बेस का कलर होता है ब्लू। जो सॉल्ट जो है, वो सॉल्ट का जो कलर होगा ऑब्वियसली लिटमस के कलर से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर पर्पल कलर का सॉल्यूशन, भाई लिटमस सॉल्यूशन हमारा पर्पल कलर का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका एसिड बेस और सॉल्ट को। तो यहाँ पर देखो, जैसे HCl का अगर इस्तेमाल किया गया और उसको ट्रीट किया गया NaOH के साथ, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो आपका Na होगा वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, NaCl फॉर्म करेगा, और बाकी बचा हुआ H जो है OH के साथ रिएक्शन करके H2O फॉर्म करेगा। तो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बोलते हैं, जैसे इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पर दो चीजों के बीच में रिएक्शन होती है, एक पोटेशियम आयोडाइड है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, और इसका रिएक्शन हो रहा है लेड नाइट्रेट के साथ। लेड नाइट्रेट देखो, यहाँ पर लेड नाइट्रेट अगर दिया हुआ है तो वो 2 होना चाहिए, मतलब लेड जो है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो लेड 2 ले लो आप। ठीक है भाई, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो, अगर दिया हुआ तो बढ़िया बात है। तो लेड 2 नाइट्रेट क्या होगा, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब जब दोनों का रिएक्शन होगा तो देखो आपके पास आयोडीन जो है वो रिएक्शन करेगा Pb के साथ, तो Pb के साथ रिएक्शन करके वो PbI2 बनाएगा। और अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम KNO3 बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होनी चाहिए। बट क्वेश्चन में बोलता है कि येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसकी जो पीपीटी बनेगी, येलो पीपीटी बनेगी। बोलता है व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। आई लेड नाइट्रेट तो खत्म हो गया। अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पर बोलता है कि भाई देखो, इनकी जगह, इसकी जगह पे आप लेड नाइट्रेट की जगह पे किसका यूज कर सकते हैं, ये तो है नहीं अवेलेबल। अब देखो बात समझना, Ki का एक्वा सॉल्यूशन है, इसका भी एक्वा सॉल्यूशन है। अगर कोई भी एक्वा सॉल्यूशन होता है तो वो सॉल्युबल होता है, मतलब कि हमारे पास PbNO3 वाटर में सॉल्युबल था, तभी हमने उसको इस्तेमाल किया। तो हमारे पास अगर यहाँ पर बोला जाए भाई देखो कि हम यहाँ पर ये इनसॉल्युबल सॉल्ट को इस्तेमाल करें, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये तो सॉल्युबल ही नहीं है ना, ये सॉल्युबल ही नहीं है, तो ये तो हम रिएक्शन में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि लेड नाइट्रेट यूज करें या अमोनियम नाइट्रेट या सल्फेट। बट जो आपके पास पीपीटी बन रही है, येलो कलर की पीपीटी, वो तो बन रही है लेड के कंपाउंड से, वो थोड़ी और कोई कंपाउंड बना रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर लेड का ही कंपाउंड मुझे यूज करना पड़ेगा, और जो लेड का कंपाउंड है वो इसलिए लेड एसीटेट है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लेड एसीटेट का कंपाउंड यूज करूंगा और तब जाके रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन होगी कैसे, देखो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, और लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है PbCH3COO होल ट्वाइस। इसको आप लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को लिखने का तरीका कुछ ऐसे होता है। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3COO ठीक है। अब मैंने क्या करा, रिएक्शन करा। तो अब देखो मुझे इतना पता है कि देखो रिएक्शन होगा, रिएक्शन किसके बीच में होगा, ध्यान से समझना। रिएक्शन होगा आपका, क्या हो रहा है, एक मिनट, ओके। रिएक्शन होगा Pb और I के बीच में, और दूसरा रिएक्शन जो होगा वो होगा CH3COO
और के बीच में। तो यहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, देखो आराम से आप बता सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा CH3COO के, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी PaBI2, और PbI2 का कलर होगा व्हाइट, है ना, सॉरी PbI2 का कलर होगा येलो। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ और क्वेश्चन आए, बस बस खत्म करो, थोड़ा सा और बचा हुआ है भाई वीडियो का पार्ट, है ना। तो बोलता है ऑन एडिंग ए ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड व्हाइट पीपीटी इज ऑब्टेन। मतलब अगर हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है, और उसका रिएक्शन हो सोडियम सल्फाइड के साथ यानी Na2SO3 के साथ, तो यहाँ पर इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा, तो बेरियम रिएक्शन करेगा SO3 के साथ, बनाएगा बेरियम सल्फाइड, और यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा NaCl। इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी NaCl। बोलता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, तो भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, NaCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। बोलता है व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये देखो, ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पर बेरियम सल्फाइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, तो ये रिएक्शन तो ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, तो दूसरा नाम क्या दिया जा सकता है, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, DDR बोल सकते हैं ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलता है कि अगर हम ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सचर व्हाइट पीपीटी डिसअपियर। तो देखो भाई, अगर हम मान लो कि मेरे पास प्रेसिपिटेट है यानी BSO3 है, उसके साथ अगर HCl का रिएक्शन होगा तो वापस वो फॉर्म करेगा BaCl2, और BaCl2 और साथ में फॉर्म करेगा H2SO3। तो देखो भाई, बात समझना, सिंपल सीधी बात है कि यहाँ पर आपके पास जब आपने BaSO3 का रिएक्शन जो व्हाइट कलर का पीपीटी था, जब उसके साथ रिएक्शन करा HCl का, तो यहाँ से दोनों ही जो सॉल्ट बनते हैं, दोनों ही जो कंपाउंड बनते हैं, ये आपके पास क्या है, सॉल्युबल है पानी के अंदर, है ना, और पानी के अंदर सॉल्युबल है तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो इसलिए प्रेसिपिटेट गायब हो गया, है ना। तो ये चीज है हमारे पास। फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, देखो ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट, मतलब पोटेशियम क्लोराइड क्या है, KCl है, उसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया, AgNO3 के साथ ट्रीट किया, तो बोलता है कि एन इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म। मतलब इन दोनों का रिएक्शन जब हुआ तो हमारे पास देखो रिएक्शन का पॉसिबल प्रोडक्ट AgCl हो सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है KNO3। तो बोलता है इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखो भाई, मैं तो आपको रिएक्शन बता ही चुका हूँ। अब इस रिएक्शन के अंदर AgCl ही ऐसा कंपाउंड है जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे सकता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि AgCl व्हाइट कलर का होता है, तो ये आपके पास AgCl ही होना चाहिए इसका आंसर। और हमारे पास यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसको बोलेंगे DDR, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हो, है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये आपके पास है। आगे बढ़ते हैं देखो, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको इक्वेशंस लिख के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। KBr प्लस BaI2, यहाँ पर 2 KBr हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा KI, यहाँ पर हो जाएगा BaBr2। तो आप यहाँ पर इनको सॉल्व कर सकते हो, आप, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो आप इसको बाद में चेक कर लेना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनाता है रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड जो है वो H2 और Cl2 का रिएक्शन होगा, तो HCl फॉर्म करेगा, और फोर्थ जो है D वाला पार्ट मैग्नीशियम जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, और साथ में H2 गैस जनरेट करेगा। तो देखो भाई, यहाँ पर पहले वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होगा DDR, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड वाली रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वाली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और फोर्थ वाली रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो सिंपल सीधी बात है, आप शॉर्ट में मत लिख देना, मतलब आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन क्या क्या होती है, तो आपको बस अच्छे से पढ़ना होगा ये सभी रिएक्शंस को। आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा, एक और रह गया क्या? नहीं नहीं, ये तो मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ये डायग्राम देख के काफी कुछ क्लियर हो जाता है। बर्फ का एग्जांपल देखो, बर्फ को अगर आप अपने हाथ पे लगाओगे, ट्राई करके देख लो, उठा के बर्फ को अगर हाथ पे लगाओगे तो आपको हाथ ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ क्या कर रही है, हीट एनर्जी को सोखने का काम कर रही है। बर्फ क्या कर रही है, हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने का काम कर रही है। तो जहां पर भी हीट अब्सॉर्ब होती है, जिस भी रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब होती है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडो मतलब अंदर जाना, और थर्मी मतलब हीट का अंदर जाना। किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर किसी भी रिएक्शन में हीट की यूटिलाइजेशन होता है तो ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है भाई, देखो हमारे पास हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। अब जब भी कोई चीज जलती है तो उसे हीट एनर्जी बाहर निकलती है। पेपर का जलना, कार्बन का जलना, हाइड्रोजन का जलना, किसी भी चीज का बर्न होना, उससे हीट एनर्जी बाहर निकलती है। तो सारी जो
सारी की सारी जो कंबशन रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, वो क्या आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगी। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। तो देखो सिंपल सीधी बात है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा सिंपल दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बोला है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का पीछे डिकम्पोजिशन क्या था भाई, वहां पर हीट एनर्जी देनी पड़ी थी बाहर से, तो ये क्या हो जाएगा एंडो, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोल्यूशन, भाई एसिड को पानी में डालोगे, एसिड को पानी में डालोगे या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे, एसिड या बेस को पानी में डालने पर हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है, याद रखो। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डालने की, तो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट होता है, जब उसको पानी में डाला जाता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कॉज करता है। और अगर मान लो कि इसके अलावा और कोई सॉल्ट मिल जाए, बोला जाए डिसोल्यूशन किया जाए अगर ऑफ सोडियम क्लोराइड या किसी और सॉल्ट का भी सोडियम क्लोराइड, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक देखने को मिलेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आप याद रख सकते हो, जिससे आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी बचे हुए हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, पीछे जो है एक तरीके से समझाया था मैंने कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझाया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम एनसीईआरटी लेवल पे चलते हैं, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो भाई देखो, एडिशन होगा अगर ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन या गेन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल, ये दो अलग अलग डेफिनेशन, इनको याद रखो, इसके बेसिस पे आप सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर पाओगे जो भी एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम बेचारा पहले अकेला था, जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ, तो इसने ऑक्सीजन को ऐड किया अपने अंदर, तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। और अगर मैं बात करता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड से अभी सल्फर बन गया, तो सल्फर बन गया तो इसका हुआ रिडक्शन, इसमें तो ऑक्सीजन की कमी आ गई, है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे से अपोजिट प्रोसेस है। आप इनको ऑक्सीजन की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, हाइड्रोजन की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको शॉर्ट में इसका नाम होता है ऑक्सीडेंट। जैसे कई सारे लोग हैं, जैसे कई सपोज जिसका नाम है जसमीत, तो जसमीत का नाम क्या रख देगा, जाज रख देगा, है ना। ऐसे हरप्रीत, तो बोलेगा हर हर नाम है मेरा, है ना, ऐसे करके। मतलब बहुत लंबे चौड़े नाम नहीं रखते फॉरेन में, तो क्या करते हैं शॉर्ट में कर देते हैं। तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उसको बोला भाई उन्होंने ऑक्सीडेंट। ऐसी रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोल देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। आपके पास क्या होता है, आपके पास उसका नाम होता है रिडक्टेंट। तो भाई देखो सिंपल सीधी बात है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। देख सकते हो मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज होने में, उड़ाने में किसने हेल्प करी, सल्फर डाइऑक्साइड ने। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, मतलब ऑक्सीडेंट हो गया। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिडक्शन में हेल्प करेगा। मतलब SO2 रिड्यूस क्यों हुआ, किसके कारण ये नीचे गया, तो ये मैग्नीशियम के कारण नीचे गया, तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। आप रिड्यूसिंग एजेंट को ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपको गिराने का काम करता है ना, आपको नीचे डिमो बेसिकली डिमोट करने का काम करता है, नीचे गिराने का काम करता है, तो वो आपका क्या है, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। जो आपको ऊपर उठाने का काम करेगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा लाइफ में, तो वो आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास है। इसी तरह इस एग्जांपल में देख सकते हो आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और H2O में आपका देखो H2 का हो रहा है रिडक्शन, बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कमी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेम वही चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछी गई है, तो देखो जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा यानी H2O आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका अपोजिट जो रिडक्शन में हेल्प करेगा, मतलब आयरन जो है वो आपका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो पॉज करके एक बार दोबारा से देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, और चैप्टर की एंडिंग बस होने ही वाली है। यह है आपका कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन ऑफ कॉपर क्या होता है भाई, देखो आपके पास कॉपर का कॉइन अगर आपके पास कभी रहा हो, तो कॉपर का कॉइन इनिशियली तो वही ऐसा कलर का होता है, बिल्कुल एकदम ऑरेंजिस कलर का, है ना, थोड़ा सा ऑरेंज कलर आता है इसमें। अब कुछ टाइम छोड़ दो उसको, तो कुछ टाइम छोड़ने के बाद वो कलर उस कॉपर के कॉइन के ऊपर थोड़ा देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कॉपर का कॉइन आप लिया और रख दिया कहीं, मतलब कुछ CO2 के एनवायरनमेंट में रख दिया काफी सालों तक, तो CO2 के एनवायरनमेंट में रखने पर इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसका कलर जो है वो आपका ग्रीन हो जाएगा।
तो ये ग्रीन कलर क्यों है? इसके कोरोजन के कारण। ऐसे आप देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में आप जानते ही हो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इनिशियली ऑरेंज कलर के मतलब कॉपर से बना हुआ था। तो कॉपर से बना होता है तो कॉपर मेटल का तो कलर ही ऐसा होता है। बट हुआ क्या, टाइम के साथ ड्यू टू कोरोजन, कोरोजन के कारण क्या हुआ कि इसका कलर चेंज हो गया। आज की डेट में इसका कलर जो है वो ब्लूइश ग्रीन हो गया। तो देखो भाई कॉपर का कोरोजन जो है, जितना ज्यादा कोरोजन होता जाएगा उसका कलर चेंज होता है। तो ग्रीन से लेकर ब्लूइश ग्रीन तक इसका कलर हो सकता है, ब्लूइश ग्रीन तक हो सकता है। अब ये ब्लूइश ग्रीन या ग्रीन कलर जो आता है, ये कॉपर, इसके ऊपर जो कॉपर के ऊपर ऑक्साइड मतलब जो कंपाउंड की लेयर चढ़ी हुई है, उस कंपाउंड को मेलाकाइट बोला जाता है, मेलाकाइट। ठीक है, और मेलाकाइट का जो फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। बेटा इस कंपाउंड को हम लोग क्या क्या बोलते हैं कभी कभी, कॉपर कॉपर कार्बोनेट। बट ये कॉपर कार्बोनेट सिंपल वाला नहीं है, इसके साथ एक बेस जोड़ा हुआ है पीछे, तो इसको नाम दिया जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है ना, यही जो है कॉपर के ऊपर स्टिक करके चिपक के बैठ जाता है। ये बाहर नहीं, मतलब अंदर वाले कॉपर को रिएक्शन नहीं करने देता बाहर एटमॉस्फेयर से। इसके कारण जो फर्दर कॉपर का कोरोजन है वो रुक जाता है। और इसलिए आपके पास ये जो आपके पास कोरोजन होता है कॉपर का, ये बहुत ही मतलब यूजफुल हो जाता है कॉपर के लिए। तो कोरोजन का मतलब है कि मतलब किसी भी चीज, कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का ऑक्सीडाइज होना, है ना, ऑक्सीडाइज होकर के अपने ऊपर एक ऑक्साइड की फिल्म चढ़ा लेना या कार्बोनेट की फिल्म चढ़ा देना, मतलब जो जिसमें भी ऑक्सीडाइज होगा, ताकि वो फर्दर बाद में जाके प्रोटेक्ट हो सके, है ना, प्रोटेक्ट भी हो जाता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं सिल्वर के कोरोजन की, तो सिल्वर के कोरोजन आप देख सकते हो, एक प्लेट थी बिल्कुल चकमकाती हुई प्लेट ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास ये एकदम बिल्कुल खराब हो गई है। अब देखो ऐसे हमारे पास यहाँ पर चम्मच है, चम्मच के एग्जांपल देख सकते हो। इनिशियली किसने चम्मच लिया, एक साल, फिर 2 साल, 3 साल, फिर 4 साल, 5 साल बाद देखा, 5 साल बाद बेचारे के चम्मच की स्थिति बिल्कुल ही खराब हो गई, है ना। तो ये आपके पास कोरोजन, इसका जो सिल्वर का कोरोजन होता है तो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है। और ये जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, ये आपके पास क्या है, ये आपका होता है Ag2S। तो देखो अलग अलग मेटल का कोरोजन जो है अलग अलग रीजन से होता है। जैसे हमने कॉपर के कोरोजन की बात करी पीछे, तो कॉपर का कोरोजन किसके कारण होता है, कॉपर का कोरोजन होता है CO2 के प्रेजेंट होने के कारण और मॉइस्चर के कारण। CO2 और मॉइस्चर अगर एयर में प्रेजेंट होंगे तो दोनों के कारण क्या होगा, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, मेलाकाइट का फॉर्मेशन होगा। जबकि सिल्वर के कोरोजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, रॉटन एग जैसी स्मेल, एक गैस होती है जिसकी रॉटन एग जैसी स्मेल होती है इसकी। अगर एयर में प्रेजेंट है तो एयर में इसके प्रेजेंट होने के कारण आपका सिल्वर जो है वो सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, सिल्वर इसका प्रेजेंट होना, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना एयर में रिस्पॉन्सिबल होता है Ag2S की फॉर्मेशन के लिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं बात करूं, कभी इक्वेशन पूछी जाए तो सिल्वर का रिएक्शन अगर H2S के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा आपका Ag2S और साथ में क्या बनाएगा आपका H2O। अब देखो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का कंपाउंड है और ये ब्लैक कलर का कंपाउंड एक बार इसके ऊपर चिपक गया तो वो नॉन स्टिकी लेयर होती है, स्टिकी लेयर आसानी से छूटती नहीं है। ठीक है, हालांकि लोग छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉलगेट वगैरह और उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। बट देखो कभी कभी रिमूव हो जाती, कभी कभी अगर कम लेयर होगी तो रिमूव हो जाती, तो हार्ड लेयर होती तो उस पर अलग मेथड यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोरोजन ऑफ आयरन, देखो आयरन के कोरोजन को स्पेशल नाम दिया था रस्टिंग। अब आयरन का कोरोजन क्यों स्पेशल है, क्योंकि आयरन के कोरोजन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक नॉन स्टिकी लेयर फॉर्म होती है। मतलब हुआ क्या कि मान लो कि मैं 4 लेयर की बात करूं, मैं 4 लेयर की बात करता हूं आयरन की, मेरे पास फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है। मान लो फोर्थ लेयर में कोरोजन होना स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद जब तक वो थर्ड लेयर में आएगा, फिर सेकंड लेयर में आएगा, फिर फर्स्ट लेयर में आएगा, पूरा का पूरा आयरन के मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड यहाँ पर बनता है ना आयरन की सरफेस के ऊपर, ये होता है नॉन स्टिकी, ये चिपकता नहीं है, निकल जाता आराम से। जैसे दीमक क्या होती है, कभी किसी लकड़ी पे लग जाए तो पूरे लकड़ी को वो खराब कर देती है, वैसे अगर रस्ट कहीं लग जाए तो पूरे आयरन को खराब करने का काम लेती है। जब तक पूरा आयरन खराब नहीं हो जाता तब तक की वो रस्टिंग खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो रस्टिंग क्या है, एक स्पेशल केस है कोरोजन का, आयरन की कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं। इसमें एक नॉन स्टिकी लेयर फॉर्म होती है जो आयरन के ऊपर चिपक जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक मतलब कोई ऑटोमोबाइल पार्ट है, तो ऑटोमोबाइल पार्ट में क्या हुआ कि रस्ट लग गया, तो रस्ट लगने के बाद देखो इस टाइप का कंपाउंड में आपको लग रहा होगा काफी सिंपल है भाई। देखो ये जो है, ये आपका, आप इस पर हाथ लगाओगे ना, इस पर कहीं भी हाथ लगाओगे तो हाथ के ऊपर रस्ट चिपक जाएगा। तो ऐसे ही आराम से छूट जाता है, तो अंदर के मेटल को भी ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। उसके कारण क्या होगा, ये लगातार आयरन जो है अंदर जो प्रेजेंट होगा वो खराब होता जाएगा, और इसके कारण जो है हमारा जो पूरा का पूरा पार्ट है खराब हो जाएगा। बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े पुल्स जो होते हैं वो इस तरह
तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए कोई भी पुल जो है उसको एक लिमिटेड टाइम तक ही चलाया जाता है और उसको लगातार मतलब मरम्मत की जाती है उसकी, है ना। कहीं देखा जाता है कि रश तो नहीं लग रहा है, कहीं कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, नहीं तो फिर अगर लग गया तो फिर भाई उसका उसका कोई यूज नहीं है पुल वगैरह का, फिर उसको नया पुल बनाना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, बाकी कंट्रीज के अंदर भी। तो अब देखो यहाँ पर रस्टिंग को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो ध्यान से समझना। कोरोजन के लिए ऑक्सीजन तो रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पर रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखो आयरन की रस्टिंग के लिए H2O रिस्पॉन्सिबल होता है, O2 रिस्पॉन्सिबल होता है, बट साथ में अगर ये साथ में प्रेजेंट हुए तभी यहाँ पर ये कोरोजन कर पाएंगे आयरन का, अगर साथ में प्रेजेंट नहीं हुए तब नहीं, कुछ भी नहीं बिखार पाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, बहुत ही अच्छा वाटर एब्जॉर्बेंट होता है। अगर मैंने आयरन नेल को इसमें रख दिया तो अगर मान लो ड्राई, मतलब मैंने यहाँ पर एयर डाली, तो एयर में अगर मान लो मॉइस्चर प्रेजेंट रहा भी होगा तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब करने के बाद अब यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब आपका H2O प्रेजेंट नहीं है, तो अब ड्राई एयर कुछ नहीं कर सकता। अकेला जो है आयरन जो है आपका ऑक्सीजन के साथ क्रोड नहीं हो सकता है। ऐसे अगर मान लो कि मैं गर्म पानी करूं, गर्म पानी में मैंने आयरन की एक नेल को डाल दिया और उसके ऊपर ऑयल रख दिया, अब यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकता, ऑक्सीजन की एंट्री बंद हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ वाटर प्रेजेंट हो तब भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा, अगर सिर्फ एयर प्रेजेंट हो तब भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट है तब तो भैया रिएक्शन होना तय है। और अगर एयर वाटर के साथ सॉल्ट मिला दो तब तो भैया देखो तेजी से, इतना तेजी से रिएक्शन होगा कि मतलब बिल्कुल ही चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए जब भी कोई शिप होता है वो समुद्र में ट्रेवल करता है तो उस दौरान उसके अंदर कोरोजन बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। अब शिप से याद आया टाइटेनिक। टाइटेनिक भैया की कहानी क्या थी, टाइटेनिक जहाज जो था वो निकला था कहीं, तो निकला था तो डूब गया, डूबने के बाद उसकी स्थिति कुछ ऐसे हो गई आज की डेट में, उसके ऊपर देखिए समुद्र में प्रेजेंट है और समुद्र में तो कई तरह के सॉल्ट प्रेजेंट है, तो सॉल्ट के प्रेजेंट में तो क्रोजन और ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो स्थिति कुछ गंभीर हो चुकी है इसकी, इसको अब दोबारा से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, तो पड़े रहने दिया वही, इसको निकाला नहीं किया दोबारा से, है ना। तो ये चीज है। अगर हम आगे बात करते हैं कैसे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो 4 मेथड हम लोग आराम से पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला है गैल्वेनाइजेशन। देखो यहाँ पर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर, तो उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, जिंक और आयरन के बीच में आपको पता नहीं चलेगा कोई डिफरेंस, क्योंकि जिंक भी ग्रे होता है, आयरन भी ग्रे होता है। तो बस आप ये देखो, ये जो शीट्स इस्तेमाल की जा रही है, हम लोग जो छत के लिए इस्तेमाल करते हैं कहीं भी, तो ये शीट्स गैल्वेनाइज्ड आयरन से बनी होती है, आयरन की गैल्वेनाइजेशन बनी होती है। फिर अगर हम बात करें देखो नॉर्मली तो डे टू डे लाइफ में कोई गैल्वेनाइजेशन नहीं कराएगा। नॉर्मली अगर हम कोई जीना वगैरह बनाते हैं तो उसमें आयरन आयरन के जीने बनाते हैं ना, तो जीने बनाने के मैंने क्या होता है, देखो पेंट यूज करते हैं, पेंट यूज करने से कभी कभी आपका वो मतलब प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर पेंट उखड़ना स्टार्ट हो जाए तो दोबारा से रस्टिंग शुरू हो जाएगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा से पेंट अप्लाई करना पड़ता है ना। तो भाई पेंट भी ऐसी प्रोसेस है, लेकिन ये चीप तो होता है, लेकिन टाइम टू टाइम हमें करना पड़ेगा चीजों को ठीक रखने के लिए। और हम लोग यहाँ पर ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ग्रीस हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा थोड़ी कि वही जीना है उसके ऊपर ग्रीस लगा दो फिर कपड़े खराब हो रहे हैं सबके, तो नहीं। ग्रीस का इस्तेमाल हम करते हैं साइकिलिंग वगैरह में, जो जो भी चलते फिरते गियर्स होते हैं वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा जो किसी भी व्हीकल का मोशन है वो फास्ट रहे, अच्छा रहे, है ना, फ्रिक्शन कम लगे। ऐसी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, बट ऑयल को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑयल जो है बाहर लगाओगे फिर आराम से निकल जाएगा, है ना। तो मशीनरी पार्ट्स में जहां पर बहुत ज्यादा स्मूथनेस चाहिए होती है वहां पर हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ऑयल जो है वो प्रिवेंट करता है कोरोजन को, क्योंकि वो ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने दे रहा ना, ऑक्सीजन को कांटेक्ट नहीं करने दे रहा आसानी से, किसके साथ, मेटल के साथ। दैट इज वाई ग्रीस लगाने से, ऑयल लगाने से, पेंट लगाने से या गैल्वेनाइजेशन करने से रस्टिंग होने से प्रिवेंट किया जा सकता है आयरन को, ठीक है। तो ये आपके पास है। फिर हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है भाई, देखो ये शक्ल देख सकते हो बेचारे की, ये शक्ल देख सकते हो आप यहाँ पर, एकदम मतलब शक्ल बिगड़ गई है। क्यों शक्ल बिगड़ी उसकी, क्योंकि भाई उसने ऐसा ऐसा कुछ सूंघ लिया बिल्कुल जिससे बिल्कुल स्मेल आ रही है। तो ऐसा क्यों होगा, देखो जैसे मान लो कि पोटैटो चिप्स हैं, और आप मान लो कि आपने आधा पैकेट खोला, और आधा पैकेट खोलने के बाद आपने कुछ दिनों तक उसको छोड़ दिया, रख दिया। अब आप 1 महीने बाद आए तो देखोगे इसके अंदर फफूंदी जम जाएगी, मतलब बिल्कुल ही एकदम खराब हो जाएगा वो, और खराब होने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना। तो बेसिकली जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है किसी भी फूड आर्टिकल्स में, उसका जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। इसके कारण उसके टेस्ट में चेंज आ सकता है, स्मेल में चेंज आ सकता है, और मतलब ऑर्डर में चेंज आ सकता है ना, ऑर्डर मतलब सिमिलर ही होता है। तो टेस्ट में चेंज आ सकता है, कलर में चेंज आ सकता है, स्मेल में चेंज आ सकता है। इसी इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है भाई।
अब रेंसिडिटी, देखो कभी आपने देखा हो कि भाई रेंसिडिटी क्यों होती है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, वो फूड को और कई सारी चीजें हैं, बट फैट और ऑयल जो है अगर वो प्रेजेंट हुए तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए आप एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ज्यादा एंटर नहीं कर पाएगी, तो आप यहाँ पर ज्यादा टाइम तक इनको प्रिजर्व करके रख सकते हो। आप फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हो, लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं ताकि लंबे लंबे टाइम तक चीजों को प्रोटेक्ट करके रख सके। अब फ्रिज का इस्तेमाल करने से क्या होगा, थोड़ा सा बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाती है, जिसके कारण आपका फूड जो है लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है ना। तो ये आपके पास कुछ मेथड्स हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। बोलता है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो यहाँ पर देखो बोलता है एक सिल्वर आर्टिकल है जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों तक ओपन करके छोड़ते हैं, अगर कुछ दिनों तक ओपन करके छोड़ते तो वो ब्लैक हो जाता है ना। तो बोलता है कि सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट ओपन इन फॉर अ फ्यू डेज। द आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। भाई देखो कम अगर लेयर जमी होगी ना, ब्लैक कलर की लेयर जो है, ब्लैक जो कंपाउंड उसके ऊपर फॉर्म होता है वो कम होगा, जमा होगा, तभी वो आपके पास दोबारा शाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलता है व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज, नेम द फेनोमेना इन्वॉल्व। ऑब्वियसली इसको बोलेंगे कोरोजन, कोरोजन इन्वॉल्व होता है। और ये बोलता है भाई देखो यहाँ पर नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो ब्लैक सब्सटेंस क्या फॉर्म होता है, अभी पीछे बताया था ना Ag2S। और केमिकल रिएक्शन पूछ रहा था, देखो भाई सिल्वर का रिएक्शन जब होगा H2S के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Ag2S और यहाँ पर फॉर्म होगा H2O, ठीक है। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई और ये आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड हो गया जो कि आपका सिल्वर सल्फाइड था। और देखिए एक और क्वेश्चन है, ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर हमें ऑयल को स्टोर करना है काफी लंबे टाइम तक, तो इसमें से कौन सी गैस को हम यूज कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सीधा आंसर है, तो देखो हमें नॉन रिएक्टिव गैसेस चाहिए, नॉन रिएक्टिव गैसेस। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास नॉन रिएक्टिव गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हो सकती ऐसी नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो रिएक्शन कर जाती है कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ऑक्सीजन भी एक रिएक्टिव गैस है, तो ये भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो जहां पर ये दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, कार्बन डाइऑक्साइड दिख जाए, वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। बट नाइट्रोजन जो है, मैंने क्या बोला था, रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रिएक्टिव नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्टिव हो जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें रखना है काफी लंबे टाइम तक, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हीलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों गैसेज जहां पर दी हुई है वही आपका आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का ये वन शॉट लेक्चर मैं खत्म करता हूं यार। अब देखो अब इस चैप्टर में मतलब और कुछ नहीं बचा है। इस चैप्टर में इतनी चीजों को आप अच्छे से कर लो, आपके चैप्टर की प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।